इस वक्त सारा शराजी हाउस लॉन्च में बैठा हुआ था। महरीन बेगम की फैमिली भी यहीं मौजूद थी। बड़े अपनी बातों में मसरूफ़ थे, जबकि छोटे इशाल और माहिर की बैंड बजाने में मसरूफ़ थे। मुझे सबसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए सब थोड़ी देर के लिए बातें छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा हों। अल्ताफ़ साहब की बात पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हमने ख़ानदान से बाहर शादी करने का एक तजुर्बा किया, जो कि अच्छा साबित नहीं हुआ। इस तजुर्बे से सबक हासिल करते एक फ़ैसला किया है। अल्ताफ़ साहब कहते कहते रुके थे। सबकी सवालिया नज़रें इन पर टिकी थी। मैंने फैसला किया, बाकी बच्चों की शादियाँ भी हम आपस में ही करेंगे। अगर किसी को इतराज़ हो तो किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्ताफ़ साहब ने बात मुकम्मल करते सबको देखा था। अच्छा फ़ैसला है ये तो। अय्याज़ साहब ने कहा तो बाकी बड़ों ने भी इनकी तारीफ़ की थी। बच्चों, तुम लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है ना? अल्ताफ़ साहब ने यंग जनरेशन से पूछा था, जो टकर टकर से एक दूसरे को देख रहे थे। बाबा, इतराज़ तो कोई नहीं है, बस ये बता दे कौन किसके हिस्से में आ रहा है। माहिर की बातें सब हंसे थे। सबको हंसता देखकर वो कान खुजाकर रह गया था। हाँ, क्यों नहीं, बताता हूँ। मिशाल, हारून, लाइबा, माहिर और अलाया, ज़रून और इन चारों को छोड़ो। बच्चे तुम तीनों को कोई एतराज़ तो नहीं है? अल्ताफ़ साहब ने बताकर तीनों लड़कियों की राय जाननी चाहिए थी। तीनों ने नफ़ी में सर हिलाया कि हमें कोई एतराज़ नहीं, जबकि लड़के मुँह बसोर कर रह गए। इन्हें तो किसी ने पूछा ही नहीं था। ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं। मेरी दफ़ा भी बाबा ने बस इशाल की मर्ज़ी को अहमियत दी थी, तो वो तो मुझे सिरे से ही इग्नोर कर दिया था। माही ने हारून के कान में कहा तो इसने माही को ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा था। चले सही है, फिर माही के रिसेप्शन पे तीनों जोड़ियों का निकाह कर देते हैं, क्योंकि मैं मंगनी के हक पे नहीं, और वो सख्ती तब होगी जब ये तीनों नालायक किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। अल्ताफ़ साहब की बात पर तीनों ने सदमों से इन्हें देखा था। बड़े बाबा, ये फाउल है। फिर आपने अशियापी की रुखसती को क्यों? माहिर के भी तो पड़ रहा है। हारून की दुहाई पे माही ने इसे घूरा था। साथ वो ऑफिस भी जाता है, और वो इस काबिल है कि बीवी की जिम्मेदारी उठा सके, इसकी ज़रूरत पूरी कर सके। और तुम लोग तो खुद अभी बापों पे इंसार करते हो। बीवियों की जिम्मेदारी क्या उठाओगे? अल्ताफ़ साहब ने सच्चा खासा लधाड़ा था। अब भी किसी का त्रास रह गया है तो वो मुझे बता सकता है। अल्ताफ़ साहब ने कहा तो तीनों ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बाकी सब मुस्कुराहट दबाए इनकी पतली होती हालत देख रहे थे। अब तुम लोग जाओ, हम सब ज़रा सब कुछ फाइनल कर लें। बड़ों के बीच में तुम लोगों का क्या काम? अल्ताफ़ साहब ने इन्हें वहाँ से भगाया था। वो सारे उठ के लॉन में आ गए, और बाहर आते ही माहिर की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लड़कियों के चेहरे पे ये दबी दबी मुस्कुराहट थी, और वो तीनों माहिर को घूर रहे थे, जिसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस कर दे तू, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ देने हैं, हारून ने चिढ़कर कहा। लेकिन माहिर की हंसी और तेज़ हुई थी। इनकी शक्लें देखकर अच्छा होता अगर आशिया आपी की शादी इस नुमान से हो जाती तो फिर। अभी हारून की बात मुकम्मल ना हुई थी कि माहिर ने हंसना बंद करके इसकी गर्दन अपने हाथों में जगड़ी थी। क्या कहा तूने? इसने गर्दन पे दबाव डालते कहा। छोड़ दो। क्यों मुझे मार के अपनी बहन को बीवी बनाने से पहले बेवा बनाने चाहता है? मैं तो मजाक कर रहा था, हारून ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। बाकी सब भी परेशान हो से इन्हें देख रहे थे, जबकि इशाल बाकायदा सदमे से इसे देख रही थी कि माहिर वाकई ही इतना जुनूनी है। आइंदा मजाक में भी ये बात तुम्हारी ज़बान से ना निकले, माहिर ने कहा तो इसे तेज़ी से हिलाया। फिर माहिर ने एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ी थी। जालिम इंसान, हारून ने अपनी गर्दन चलाते कहा था। और तू इंतहा दर्जे का बेहुदा इंसान, माहिर ने भी इसे घूरते हुए कहा था। शर्म कर ले, कुछ और इज्जत दिया कर, मुझे होने वाला बहनों ही हूँ तुम्हारा। इसकी बात पे मिशाल और माहिर ने दोनों ने से घूरा था। शक्ल देखिए कभी आईने में, इज्जत, और वो भी तुझे मैं। जाओ जाकर मुंह धो अपना, माहिर ने इस पर तंज किया था। अभी सुबह ही धोया है मैंने, आया बड़ा मुंह धुलवाने वाला। हारून ने भी हिसाब बराबर किया था। बस कर दो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। इशाल के एकदम कहने पर दोनों चुप हुए थे, लेकिन एक दूसरे को घूरना नहीं भूले थे। सबकी बाहें रजामंदी से 2 दिन बाद इशाल और माहिर का रिसेप्शन और बाकी सब के निकाह तय पाए। बाकी सब तो जा रहे थे यूनी, लेकिन माही ने छुट्टियां ली हुई थी, और ना ही वो ऑफिस जा रहा था। आज रात सबने माहिर को डिनर के लिए खेलना था, इसीलिए शाम से ही सब लॉन्च में जमा थे। चले माहिर भाई, हमें डिनर करने के लिए लेकर चलें, जिसका आपने हमें कहा था। माही ने माहिर से कहा, जो टीवी पर चैनल बदल रहा था। कौन सा डिनर? इसने टीवी पे से नज़र हटाए बगैर कहा। माहिर भाई, आपने कहा था आप मुकरेंगे नहीं। अलाया की रौनसी आवाज़ पे माहिर ने इसकी तरफ देखा था। अरे अरे मेरी गुड़िया, रोना नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो सीरियस ही हो गई। चलो सब तैयार हो, चलते हैं। अलाया सबसे छोटी होने की वजह से सबसे लाडली थी, इसलिए माहिर जल्दी से मान गया था, कहीं वो रोना ही ना शुरू कर दे। इस चिड़ाई की बात तो बड़ी जल्दी मानी है आपने, ज़ारू ने अलाया को घूरते हुए कहा था। तमीज़ से बात करो, नहीं तो इधर उधर से रख के छप्पड़ दबाऊंगा। माहिर ने आँख से आंखें दिखाई तो अलाया ने गर्दन अकड़ाकर ज़ारून को देखा था। भाई होने वाली नेस बेहतर है ये मेरी, ज़ारून ने दांत पीसते कहा था। हाँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसके साथ बदतमीजी करो, माहिर ने कहा। भाई इतना रुब आ तो आप भी आशिया पे जमाते होंगे, ज़ारून ने शाल को घसीटा था।
हाँ, तुम्हारी आपी रोक जमाने ही ना देगी। माहिर ने ठंडी आह भरते हुए कहा तो इशाल ने इसे घूरा था। ये क्या फालतू की बहस लेकर बैठ गए हो, चलना नहीं है क्या? हारून ने दोनों को घूरा, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए तैयार होने, जबकि लाया फुल तैयारी के साथ आई थी शराजी हाउस, इसलिए वो इत्मीनान से बैठी हुई थी। फिर बड़ों से इजाज़त लेकर सब निकल गए। इनका रुख शहर के मशहूर रेस्टोरेंट की तरफ था। वहाँ पहुँचकर हमेशा की तरह उन्होंने 2 टेबल कंबाइन करवाए थे। शुक्र है आशिया आपकी शादी द कंजूस माहिर से हो गई। अब सारी ज़िंदगी हम इसके पैसे पे ऐश करेंगे। हारून की कहकर इशाल से रहा था, लेकिन देख माहिर को ही रहा था। इतना याद रखना, डिनर भी करना है, ये ना हो तुम्हें डिनर से हाथ धोने पड़ जाए। माहिर ने इसे वार्निंग दी थी। कुछ शर्म कर लो, चार चार रिश्ते हैं मेरे तुमसे, एक दोस्त का, दूसरा कज़न, दूसरा साले का, अशियापी का भाई होने के नाते, और जो चौथा बहनोई का। लेकिन मजाल है जो तुम मेरी थोड़ी इज्जत कर लो। हारून ने इससे रिश्ते गंवाते हुए कहा था। इज्जत भी इस चीज़ की जाती है जो इज्जत के काबिल हो। विशाल ने कहा तो सब बेसाख्ता हंसे थे। लो, मेरी बहन ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रही तो मैं क्या करूं बहनोई साहब। माही ने इसे चढ़ाते हुए कहा तो जो मिशाल को घूरने में मसरूफ था। कोई नहीं, देखना तुम कैसे मैं शादी के बाद गिन गिन के बदले लेता हूँ। हारून ने मुंह हाथ फेरते कहा था। और बाबा और छोटे बाबा तो जैसे तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे फिर। माही ने मीठे लहजे में तंज किया था। इसकी बात पे हारून बस कड़वे घूंट पीकर रह गया था, क्योंकि वो सच कह रहा था। ये माही साहब और उनकी चश्मे क्यों चुप बैठी हैं? बाकी तो तकरीबन सभी चोंच लड़ा चुके हैं आपस में। इशाल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते इन दोनों को छेड़ा जो चुप बैठे थे। वो क्या ना आप ही दोनों शर्मा रहे हैं एक दूसरे से। जरून ने अपनी टांग अटकाना जरूरी समझा था, जिसमें माहिर ने इसे घूरा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये साले बहनोई की आपस की तकरार ख़त्म होती तो कोई और बात करता ना। अब की बार हारून और माहिर ने माहिर को घुरी से नवाजा था। इससे पहले किसी और का जंग का आगाज़ होता। वेटर ऑर्डर सर्व करने गया, इसलिए सब चुप कर गए थे। फिर डिनर करने के दौरान सब एक दूसरे की टांग खींचते रहे थे, और आखिर में आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाते वो सब घर की तरफ रवाना हो गए थे। 2 दिन गुजरते पता ही न चला। आज रिसेप्शन के साथ तीनों कपल्स का निकाह था। फंक्शन का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। सारे शराजी हाउस को लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। स्टेज पर सिर्फ दूल्हा दुल्हन बन के बस माहिर और इशाल ही बैठे थे। बाकियों के बकौल हम भी बैठ के फंक्शन का मज़ा नहीं ख़राब करना चाहते। इशाल गोल्डन शरारे में मलबूस थी, जिस पे दीदा ज़ेब काम हुआ था। बाकी तीनों भी इसके तरह के शरारे पहने हुए थे, लेकिन इनका कलर डिफरेंट था। और चारों लड़कों ने ब्लैक फोर पीस पहने हुए थे। 3 कपल्स के निके हो चुके थे, और इस वक्त वो स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के पास मौजूद थे, और सबसे बड़े वो ही मौजूद थे। हाँ तो नालायकों, मेरी बात गौर से सुनो चारों। अल्ताफ साहब ने इन चारों को लड़कों को मुखातिब किया था। मैं भी माहिर को तो सदमा लगा था कि वो भी नालायकों की शुमार है। हाँ तो तुम भी कौन सा इन सबसे अलग हो? अल्ताफ साहब ने शान बयान न्याजी से कहा था। इन बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो। अगर तुम चारों ने कभी मेरी बेटियों को रुलाया, उन्होंने मुझसे तुम लोगों की कोई शिकायत की, तो इतना याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। उंगली उठाकर उन्होंने सबको वार्निंग दी थी। बड़े बाबा ये फाउल है, आप बेटियों को भी कुछ कहें। सब कुछ बेटियों के लिए ही है, बेटों के लिए ही है। ज़रूर ने जज्बाती होते कहा था, लेकिन कमर पर पड़ने वाली झापड़ से बिलबिला कर रह गया था। अल्ताफ साहब बच्चा सही तो कह रहा है, ये आपकी बेटियां भी कोई मासूम नहीं है। आप इनको भी कुछ कहें। खुद खदीजा बेगम ने लड़कों की साइड लेते हुए कहा तो लड़के शेर हुए। और क्या मजाल है जो ज़रा भी इज्जत कर लें हमारी। हारून ने मौके पे चौका मारना चाहा था। जितनी तुम लोगों की इज्जत है ना, वही बहुत है। मजीद लेकर क्या करोगे? अल्ताफ साहब की बात पर लड़कों के मुंह फिर लटक गए थे, जबकि लड़कियों के कैक में बेसाख्ता थे। यार बाबा, जितनी इज्जत आप हमारी करते हैं, अल्लाह का वास्ता कम कर दें, इतनी हजम नहीं होगी हम माहिर के हाथ जोड़ने के कहने पर अल्ताफ साहब ने हंसते हुए गले लगाया था। मैं अपनी बेटियों से इसलिए नहीं कहता कि मुझे पता है मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं, इन्हें रिश्ते संभालने आते हैं। उन्होंने प्यार से चारों लड़कियों को देखते हुए कहा था। तो हम पे आपको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? माहिर ने सदमे से कहा था। है भरोसा, क्यों नहीं, लेकिन वो क्या है ना, लड़के थोड़े लापरवाह होते हैं, इन्हें बार बार याद दहानी करवानी पड़ती है, जबकि लड़कियां बहुत एहसास होती हैं, अपने से वाबस्ता रिश्तों का संभाल रखती हैं। अल्ताफ साहब की बात पर सबने सर हिलाया था, और मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां हमेशा मेरा यकीन कायम रखेंगी। अल्ताफ साहब ने कहा तो चारों ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। अल्ताफ साहब ने चारों को पास बुलाकर अपने साथ लगाकर इनके सर पे प्यार किया। चलें अब ये इमोशनल सीन बहुत हो गए, एक अच्छी सी फैमिली फ़ोटो हो जाए। ज़ारू ने कहते फ़ोटोग्राफ़र को आवाज़ दी थी, जो बेचारा कब से एक तरफ बैठा इनका फैमिली सीन ख़त्म होने का वेट कर रहा था। दरमियान में जो सोफ़ा पड़ा था, इस पे माहिर और इशाल बैठे, इनके दाएँ-बाएँ अल्ताफ़ साहब और खतीजा बेगम बैठे थे, और साइडों पे जो 2 सोफ़े पड़े थे, वहाँ पर इलियास साहब और नाहिद बेगम बैठे थे। बाकी सारे सोफ़े के पीछे सेट होकर खड़े थे। दरमियान में महरीन बेगम और अरशद साहब खड़े थे। इनके दाएं की तरफ अलाया और लाइबा और मिशाल खड़ी थी, और बाएं तरफ माहिर, हारून और ज़ारून फोटोग्राफर से हंसती मुस्कुराती फैमिली को कैमरे में कैद किया था।
रात देर तक तकरीर चलती रही। थोड़ी देर पहले वो तीनों इशार को कमरे में से लेकर आ गई थी। इसे बिठाकर अब कमरे के दरवाजे पर कब्जा किए बैठी थी। आज लड़के नहीं थे इनके साथ। माहिर आया तो इनके दरवाजे पे खड़े देखकर इन्हें आंखें दिखा रही थी। अब मैं तुम लोगों को डिनर करवा चुका हूँ, इसलिए मीन कुछ नहीं दे रहा तुम लोगों को, खिसको यहाँ से। इन्हें घूरते माहिर ने कहा था, ना ना, हम तो जेब हल्की करवा के ही यहाँ से हिलेंगे, नहीं तो अशी आप ही को साथ लेकर चले जाते हैं। विशाल ने मज़े से कहा था, पता नहीं ये भुक्कड़ मुझे कहाँ से टकरा गए थे। बड़बड़ाते हुए जेब से पैसे निकालकर तीनों को पकड़ा कर इन्हें वहाँ से भगाया और कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा लॉक करके विशाल की तरफ बढ़ा था और जो सर झुकाए बेड पे बैठी हुई थी। कमरे में सर गुलाबों की भीनी भीनी खुशबियाँ फैली हुई थी। माहिर जाकर बेड पे विशाल के सामने बैठा था और विशाल का हाथ पकड़कर जो कब से मरोड़ रही थी। घबरा क्यों रही हैं, खा तो नहीं जाऊंगा आपको। इसके हाथ पे दबाव डालते इसने कहा तो विशाल ने बस एक लम्हे के लिए आंखें उठाकर इसे देखा था। आप मेरे सामने बैठी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये ख्वाब नहीं हकीकत है, और इसके लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। इसके हाथ को देखते हुए माहिर बोल रहा था, पता नहीं मुझे कब आपसे प्यार हुआ था, लेकिन बचपन से अब तक अगर आप मेरे से ज़्यादा किसी इंपॉर्टेंस दें तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं एमबीए में आते ही इसलिए ही ऑफिस ज्वाइन किया था कि जल्द से जल्द अपना करियर बनाऊं, किसी मुकाम पर पहुंचूं और आपको अपने नाम करवा सकूं। तब पापा के पास भी इनकार करने का कोई जवाब ना हो। इसकी बातों पे विशाल बेसाख्ता इसकी तरफ देखने लग गई थी। लेकिन मेरे कुछ भी करने से पहले आपका रिश्ता आ गया। मुझे यही था, मैं सबको कहूँगा तो वो मान जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इनकार कर दिया। फिर इसके बाद बाबा ने भी सबको यही बताया था कि वो शख्स अच्छा नहीं है, लेकिन सबको यही लगा था कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करनी है, और किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। बोलते बोलते माहिर तंजिया अंदाज में हंसा तो विशाल ने बेसाख्ता शर्मिंदगी से सर झुकाया था। फिर बजाय तो मैं चुप हो गया, लेकिन साथ साथ मैं शख्सी जासूसी शुरू कर दी, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। फिर आप इसके साथ शॉपिंग के पे गई। आपकी ब्रेसलेट की वजह से मुझे आपकी लोकेशन मिल गई। जिस तरह वो आपको घूर रहा था और हुक्म चला रहा था, मेरा दिल कर रहा था इसे कत्ल कर दूँ, लेकिन जब्त करना था। आपको लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन अपना एक आदमी इसके पीछे छोड़ना ना भूला था। इसने इसके खिलाफ क्लू ढूंढ लिया था, लेकिन वो भी बहुत नहीं था और सबूत चाहिए था। वो बोलते बोलते रुका था। मेरा इरादा इसे भी पहले ही कंपोज करने का था, लेकिन इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। फिर मजबूरन मुझे किडनैप करवाना पड़ा था, क्योंकि मैं जानते बुझते आपको एक दरिया में नहीं फेंकना चाहता था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। माहिर की बात पर इसे कुछ ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि इसे पहले ही अंदाज़ा था ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अब मेरे पास पुल प्रूफ है, इसलिए मेरा इरादा कल सबको सच्चाई बताने का है। सोचा आज आपसे हर बात क्लियर कर लूँ, ताकि फिर हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। माही ने ये कहकर इसे देखा था, लेकिन एक बात क्लियर करने वाली रहती है। इशाल ने कहा तो माही ने इसे देखा। वो जो तुमने इस दिन कहा था सबको कि तुम्हें प्यार नहीं बस वहम था, मेरे इनकार पर तुम शोक मनाने तो बैठोगे नहीं। इशाल ने वो सवाल पूछा जिसे काफ़ी दिनों से खटक रहा था। इसकी बात पर माहिर हंसते हंसते बेड पे गिर गया और इशाल बस घूर के रह गई थी। ओ अल्लाह! इशाल, मैं कहाँ पता नहीं कौन सी बात रह गई, लेकिन यहाँ तो दो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला सीन हुआ है। इसने हंसते हुए कहा, इस दिन मुझे पता था आप मेरे पीछे ही हैं, इसलिए वो सब बोला था। अब मैं तड़प रहा था तो अब तक भी इस तड़प की हद से हिद्दत तो पहुँचनी चाहिए थी ना। माही ने अपनी हंसी को फुल स्टॉप लगाते इसकी आंखों में देखते संजीदगी से कहा था। तो इशाल बेसाख्ता नजरें झुका गई। अब तो कुछ नहीं रहता ना पूछने वाला। माहिर के पूछने पर इशाल ने ना में सर हिलाया। फिर माहिर ने जेब से एक बॉक्स निकाला और उसमें से मौजूद डायमंड रिंग की इसकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई और मुस्कुरा के इसकी पेशानी पर होंठ रखते इसे अपने हिसार में लिया था। सुबह माहिर की आंख खुली तो फजर की नमाज में टाइम था। इसने शाल को देखा जो इसकी तरफ से करवट लिए सो रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ था। इशी उठे, देखे अभी काफ़ी टाइम है नमाज में, चलो दोनों मिलकर सजदा शुक्र अदा करते हैं। इसका काल थपथपाते माहिर ने कहा। इशाल ने आंखें खोलकर इसे देखा और जल्दी से उठकर बैठी थी। मैं कह रहा हूँ चलो नमाज अदा करें, माहिर ने कहा तो उसने जल्दी से सर हिलाया और बगैर इसे देखे उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश होकर आई तो माहिर बेड पर बैठे आंखें मूंदे लेटा हुआ था। आहट पे आँख खोलकर देखा तो इसने नज़रें चुराई थी। माहिर मुस्कुराते हुए उठकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। फिर दोनों ने मिलकर नमाज अदा की और माहिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इशाल ने भी अल्लाह से अपने गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आए तो सब नाश्ते की टेबल पर वही जमा थे। वो दोनों भी सलाम करके बैठ गए थे। मुझे आप सबसे एक बात बतानी थी। माहिर के कहने पे सबके
मुझे आप सबको एक बात बतानी थी। माहिर के कहने पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। इस दिन सिद्दीकी साहब ठीक कह रहे थे। नुमान सिद्दीकी को मैंने ही गायब करवाया था शादी वाले दिन। माहिर ने सर झुका कर कहा था तो सबने हैरत से इसे देखा था। क्या कह रहे हो अल्ताफ़ साहब? वो धाड़े थे। पहले आप लोगों को टीवी लॉन्च पे चले, मैं आपको कुछ दिखाना है। कहते वो उठकर टीवी लॉन्च पे चला गया और पीछे बाकी सब। इसने टीवी के साथ कनेक्टेड रिसीवर के साथ यूएसबी कनेक्ट की और इसमें मौजूद नमान सिद्दीकी की वीडियोस प्ले की, जहाँ कहीं वो शराब पी रहा था, कहीं किसी लड़की के साथ चिपका हुआ था। सब बेयकीनी से स्क्रीन देख रहे थे, लेकिन फिर भी सबको यकीन करना पड़ रहा था क्योंकि जो कुछ सीन पे चल रहा था इसमें झूठ का कोई शोभा नहीं था। ना चाहे तुम ये सबूत शादी से पहले नहीं दिखा सकते थे? अल्ताफ़ साहब ने इस दिन इसका कान पकड़कर मुड़ते कहा था। वो बाबा तब ये नहीं मिले थे, वरना दिखा देता। इसने जल्दी से कहा। फिर अल्ताफ़ साहब ने इसका कान छोटे से गले से लगाया। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे भाई भाभी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया, वरना मैं क्या मुँह दिखाता आखिरत में इन्हें। अल्ताफ़ साहब ने कहा तो इशाला और माही दोनों ने तड़प कर इन्हें देखा था। बाबा ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, अगर छोटों से गलती हो सकती है तो बड़ों से क्यों नहीं? माही ने इनके दोनों हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा था। और आपने जितना प्यार मुझे दिया इतना तो अपने बच्चों को भी नहीं दिया, फिर आपने क्यों शर्मिंदा होना था? इशाल ने कहा तो अल्ताफ़ साहब ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा था। हाँ तो बरखुरदार, बहुत छुट्टियाँ कर ली हैं यूनी से भी और ऑफिस से भी, अब क्या इरादे हैं? अल्ताफ़ साहब ने वापस अपनी टूर में आते कहा। बाबा और छुट्टियाँ नहीं मिल सकती? माही ने कान खुजाते हुए कहा था। मैं उतारूं जूता? अल्ताफ़ साहब ने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा था। नहीं नहीं, मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑफिस भी और यूनी भी। इसकी तेज़ी से कहने पर सब हंस दिए थे। फिर अल्ताफ़ साहब और इलियास साहब ऑफिस के लिए निकल गए और बाकी बर्तन यूनी के लिए। इनका इरादा यूनी से आकर इससे निपटने का था। शाम को वो सारे लॉन में जमा थे। लाइबा और लाया भी यहीं थी। आज की इस मीटिंग का मकसद इन्हें माहिर को घूरना था। इसने इतनी बड़ी बात इनसे छिपाई, वो सबको माहिर को घूरने में मसरूफ़ थे। मुझे लगता है तुम लोगों ने मुझे घूरने का कोई स्पेशल पैकेज करवाया है। जब देखो मुझे ही घूरने में मसरूफ़ होते हो वो सब। माहिर ने सबको घूरते हुए कहा था। तूने गद्दारी की और हम तुझे घूरे भी ना। अब हारून ने संजीदगी से कहा था। मैंने कौन सी गद्दारी की है? इसने अबरू अचकाते हुए कहा था। इतने मासूम नहीं हैं आप जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। माहिर ने इस पर तंज किया था। कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या जो तुम लोगों ने मुझे कठेरे में खड़ा किया है? अब की बार इसने झंझलाते हुए कहा था, क्योंकि इसे सच में अपना सुबह वाला कारनामा भूल चुका था। अबे साले, तूने नुमान सिद्दीकी को किडनैप किया, हमें बताया भी नहीं, अकेले अकेले सब कुछ कर लिया। ये गैंग के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? हारून ने दांत पीसते कहा। लफ्ज़ साले पे सपने से घूरा था। ये मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं, साला ही है वो मेरा। सबको खुद को घूरते देखकर उसने भी सबको घूरी में से नवाजते देखा था। ओह अच्छा, तो तुम लोग इस बात पे नाराज़ हो मुझसे? माही ने कहा तो सबने सर हिलाया था। मैंने सोचा जब बड़े किसी बात पे यकीन नहीं करे तो तुम लोगों ने क्या करना है, इसलिए सब कुछ अकेले कर लिया था। माही ने कंधे उचकाते हुए कहा था। और जो हम तेरे सामने बकवास करते रहते थे, तेरे लिए उदास होते थे, इससे तुझे नहीं पता चला कि हम तेरी बात पे यकीन करते? हारून ने इसे देखते हुए गुस्से से कहा था। हाँ हाँ पूछो, इससे वैसे तो बड़ी बातें करता है, दोस्ती ये तो दोस्ती। वो ये बात छुपाते शर्म ना आई से? इशाल ने शरारत से इनके गुस्से को थोड़ी और हवा दी थी। इशाल बेगम, ये सारी पापड़ मैंने आपके लिए बेले हैं। माही ने इशाल को देखते कहा था। ये बेगम क्यों बोल रहे हो मुझे? इशाल से ने आंखें निकाली थी। हाँ तो बेगम, बेगम को बेगम ना कहो तो और क्या कहूँ? बाबा भी बाबा मामा को बेगम ही बोलते हैं। माही ने कहा। जबकि बाकी सब अपनी बात को भूले इन दोनों को लड़ता देख रहे थे। बेगम तो पुराना है, अब तो लोग वाइफी बटर हाफ वगैरह कहते हैं। इशाल ने इसकी मालूमात में इजाफा किया था। और आपको ये कैसे पता है? माही ने अबरू अचका कर कहा था। मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है। इशाल ने पुरजोश से कहा था। इन नॉवेल्स को तो लगता है कहीं फेंकना ही पड़ेगा। माही ने दांत पीसते कहा था। ऐਵੇਂ ही फेंकोगे? हाथ तो लगा कर देखो, दिखाओ तुम मेरे नॉवेल्स को। वो दोनों सबको बुलाए लड़ने में मसरूफ़ थे, जबकि बाकी सब अनहमाक से इन्हें देखने में मसरूफ़ थे। और ज़रूर तो बाकायदा वीडियो बना रहा था। आपको अपने शौहर से ज़्यादा नॉवेल अजीज़ है? माही ने इस्तेमाल नज़रों से इसे देखा था। हाँ बिल्कुल, ईशान ने कहते साथ गर्दन भी हिलाई थी। माहिर का तो सदमे से बुरा हाल हो गया था और बाकी सब का एकमा छत फाड़ था। दोनों ने चौंक कर सबको देखा तो जगह का एहसास हुआ था। बस कर दे भाई, बहुत हो गई तेरी, वो भी सबके सामने। हारून ने इसका दिल जलाते कहा था। तो अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ देने हैं। माही ने इसे मुका दिखाते कहा तो इसने जल्दी से मुंह पे हाथ रख के कि वो चुप है। वैसे मैं तो अपनी बीवी पर अपना रोब जमाया करूँगा। मिशाल को किन से देखते हारून ने कहा था। और आपकी बीवी सीधा अपने बाबा और छोटे बाबा के पास जाया करेगी। मिशाल ने इसे गलतफहमी दूर की थी। एक बार फिर सबका कहकमा हो जाता है, जबकि वो बालों में हाथ फेर कर रह गया और अपनी अकल पे मातम किया कि जानते पूछते फेड़ों के छत्ते पे हाथ दिया था। लो भाई, वो शर्म दिलाएंगी दूसरों को जिनकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। माही ने अपना हिसाब चुकता किया और एक नाराज नज़र शाल पे डाल के वहाँ से उठ गया। उसके पीछे बाकी सब भी उठ गए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था।
सब उठकर अंदर चले गए थे, लेकिन हारून ने मिशाल की कलाई पकड़ के इसे रोका था। मिशाल ने मुड़कर सवालिया नज़रों से इसे देखा था। मुझे तुमसे बात करनी है, इसकी नज़रों का मतलब समझते हारून ने कहा था। जी करे, मिशाल ने सीने पे हाथ बांध कर इसकी तरफ देखते कहा था। चलो वहाँ बैठ के बात करते हैं। हारून ने लॉन में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते कहा और उस तरफ कदम बढ़ाए थे। पीछे मिशाल भी जाकर चेयर पर बैठ गई थी। बोले भी अब। जब काफ़ी देर बाद हारून कुछ ना बोला तो मिशाल ने कहा था, पूछना ये था कि तुम खुश तो हो, मतलब जो हमारे दरमियान रिश्ता है इससे। हारून ने इसे देखते पूछा था। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया पूछने का? मिशाल ने इस पर तंज किया था। चलो आ तो गया ना, चाहे देर से आया जल्दी से। हारून ने कंधे उचकाए थे। अब बताओ भी। इसकी चुप पे हारून से जला कर रह गया था। ये मेरे बड़ों का फैसला था, खुशी का पता नहीं, लेकिन मैं मुतमईन ज़रूर हूँ, मिशाल ने संजीदगी से कहा था। मतलब तुम खुश नहीं सिर्फ मुतमईन हो? हारून की मायूसी हुई थी। मेरे नज़दीक मुतमईन होना खुशी का दूसरा ही नाम है। इसे देखते मिशाल ने शरारत से कहा, जबकि हारून ने एक झटके से इसे देखा, जो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। हारून ने सुख का सांस ली थी। नहीं तो ये इसके लिए सुहाने रूह था कि शाल इसके साथ खुश नहीं है। अल्लाह पूछे तुम्हें चुया, हारून ने इसे घूरते कहा था। इसकी बात पे मिशाल बस इसे घूर के सकी थी। आज भी कहो ना तुम्हारी बीवी हो गई चुया, हारून ने शरारत से कहा था। नहीं, मैं आज ही कहूँगी आप चूहे, क्योंकि चूहे का शोर चूहा होता है, मिशाल ने इसे कहकर अंदर दौड़ लगा ली थी। चुईया, हारून ने दांत पिसते कहा था। फिर खुद ही हंस दिया। उसने सर उठाकर ऊपर देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो इसी ख्वाहिश पे कहीं पूरी करने के लिए और इतने प्यारे से रिश्ते देने के लिए। और फिर वो भी अंदर चला गया। जब से वो लॉन से उठकर आया था तब से माहिर इशार को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि इसे वाकई सदमा लगा था कि इशार को नॉवल इससे ज़्यादा प्यारे हैं। डिनर के दौरान भी उसे इग्नोर करता रहा और अब रूम में आकर भी यही कर रहा था। इशार ने एक दो दफ़ा इसे पुकारा भी, लेकिन वो अनसुनी करते अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया चेंज करने के लिए। इसे क्या हुआ? शाल ने हैरत से सोचा। थोड़ी देर बाद माहिर चेंज कर आया तो भी इसे नज़रअंदाज के बेड पर लेटकर मोबाइल यूज़ करने लगा। माहिर, मैं कितनी दफ़ा आवाज़ दी है तुम्हें? इशाल ने इसे देखते कहा था। तो मोबाइल से नज़र उठाए बगैर एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया था। तो का क्या मतलब? मैं बुला रही हूँ तो बात सुनो मेरी, इशाल ने हैरत से कहा था। क्यों सुनूं? जाकर अपने नॉवेल्स ही कर ले बातें जितनी करनी है, माही ने रूठेपन से कहा। तो इशान ने पहले हैरत से देखा और फिर हंस हंस के लोटपोट हो गई। ओ मेरे अल्लाह माहिर, तुम इस वजह से कब से मुझसे इग्नोर कर रहे थे? मैं तुम्हें कहा है कि मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ नॉवेल्स हैं, इसने हंसते हुए माहिर से कहा, जो संजीदगी से इसे देख रहा था। वैसे ये तो सच है, मुझे नॉवेल्स बहुत अजीज़ हैं। निशाल ने इसे मज़े तपाना चाहा था। हाँ तो जाकर फिर नीचे बातें करें, मुझे ना डिस्टर्ब करें। माहिर ने नज़रें वापस मोबाइल पर जमाई थी। माहिर, डोंट टेल मी कि तुम बेजान चीज़ों से भी जल रहे हो, विशाल ने कहा था। मैं हर इस चीज़ से जेलस हूँगा जिसे आप मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखेंगी। इसे देखे बगैर माहिर ने संजीदगी से कहा था। हाय माहिर, क्या डायलॉग मारा! ऐसे डायलॉग्स नॉवेल्स में हीरो मारते हैं। शाल ने दोनों हाथ चेहरे पर रखते कहा। शाल, अगर अब आपने मजीद नॉवेल्स की कोई बात की ना तो बाखुदा सबको आँख लगा दूंगा, माहिर ने खतरनाक तासुरात से कहा था। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, नॉवेल्स की अपनी जगह, तुम्हारी अपनी, विशाल ने तेज़ी से कहा। कहीं वो सच में ही ना जला दे तो इससे बात से मैं आगाज़ करूँ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, माही ने गंभीर आवाज़ में कहा था। पता नहीं, विशाल ने नज़र झुकाकर कहा। इसके जवाब में माहिर रच के बदमज़ा हुआ था। कभी तो खुश होने दिया करें। जिस लहजे में माही ने कहा था, इसकी हंसी छूट गई। ऐसी हंसी रहा करें, अच्छी लगती है, माहिर ने इसे पुरजोश नज़रों से देखते कहा। तो बेख्तियार विशाल की पलकें नज़र कर झुक गई थी। नुमान सिद्दीकी अपनी हार पे अभी तक तिलमिला रहा था। इसने ठान ली थी बदला तो वो ज़रूर लेगा। इतने दिनों से वो कोई मौका हार ढूंढ रहा था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। अभी वो पैक पे पैक लगाते इसी बात पे अपने जहन के घोड़े दौड़ा रहा था कि इस बदले से कैसे लें। शराजी हाउस में वो घुस नहीं सकता था कि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और विशाल तो घर से निकलती ही नहीं थी। अगर निकलती भी थी तो माहिर के साथ, और शराजी हाउस की बाकी लड़कियां भी यूं नहीं जाती थी, वो भी अकेली नहीं होती थी। इसलिए इसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कैसे बदला लूं इस माहिर शराजी से? इसने गिलास फेंकते गुस्से से कहा था। रिलैक्स नुमान, रिलैक्स। गहरा सांस भरते दोनों हाथ उठाकर इतने गुस्से का और फिर सोच में पड़ गया था। क्या वार करूं ऐसा कि इस माहिर शराजी के साथ साथ सारे शराजी हाउस को पता लग जाए कि नुमान सिद्दीकी से पंगा लेना आसान काम नहीं। दोनों हाथों का मिलाकर मुट्ठी बनाकर वो इसे माथे पे मारते सोचने के साथ बड़बड़ा रहा था। अचानक ही एक ख्याल बिजली की तरह इसके दिमाग में घूमा और उसकी आंखें चमकी थी। हो जाओ तैयार माहिर शराजी, अनकरीब तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, इसने गायबाना माहिर को मुखातिब करते कहा और दोबारा शराब की तरफ मुतवज्जा हो गया था। नुमान, ये क्या तरीका, तुम्हारे यही करतूत रहे ना तो एक दिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देना है। वैसे शिराजी इसके कमरे में आई तो इसे शराब पीता देखकर उन्होंने गुस्से से कहा था। माम जाए यहाँ से, बेकार में लेक्चर ना दें, इसने बदतमीजी से कहा था।
नुमान मेरे बच्चे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हारी सेहत भी ख़राब हो जाएगी और सब में तुम्हारी रिपुटेशन भी। उन्होंने प्यार से इसे बहलाना चाहा था। माम दिमाग नहीं खाए, जाए यहाँ से। इसे नहायत ही बदतमीज़ी से इनका बाहर का रास्ता दिखाया। मिसेस सिद्दीकी तो भरी नज़रों से इसे देखती वहाँ से चली गई थी। जस्ट वेट एंड वॉच माहिर शराजी, इसने नफरत से कहा और फिर शैतानी हंसी हंसते सोफे पे गिर गया। इस वक्त वो हंसत और बदले की आंख में चल रहा था और इस शकल पे सोचने से कासिर था कि इसकी अपनी हरकतें बुरी हैं, जिनकी वजह से इसे हर जगह नाकामी देखने को मिलती है। लेकिन वो हर बात का जिम्मेदार माहिर को ठहराकर इससे बदला लेने का सोच रहा था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। शराजी हाउस में हर तरफ खुशियों का डेरा था। हर कोई अपनी जगह खुश और मुतमईन था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर की मेहमान होती है, ना गम। बिल्कुल इसी तरह शराजी हाउस जो कि खुशियों का गहवारा बना हुआ था, वहाँ अब गम का मौसम छाने वाला था। ये जाती गर्मियों और आती सर्दियों का दिन था। शराजी हाउस की यंग पार्टी यूनी और इलियास साहब, अल्ताफ़ साहब ऑफिस थे। घर खतीजा बेगम, नाहिद बेगम और इशाल ही थे। अभी वो तीनों सफाई वगैरह करवा के फारिग होकर बैठी थी। नाहिद बेगम और खतीजा बेगम अपनी बातों में मसरूफ़ थे और इशाल बेजारी से चैनल पे चैनल बदल रही थी। काफ़ी दिन से इसकी तबीयत बोझल बोझल थी, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अब भी बेजार सी बैठी थी। एकदम चैनल बदलते एक न्यूज़ चैनल पर चलती न्यूज़ को देखते हुए ठटकी और तेज़ी से सीधे होकर बैठे। इसने वॉल्यूम फुल किया था। जी तो नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि शहर के मशहूर मॉल ऐसे मॉल में अभी थोड़ी देर पहले ही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। ताहम यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ कि रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुँचकर लोगों को निकाल लिया, लेकिन आग बुझाने तक माली नुकसान बहुत हो चुका है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टीवी पे न्यूज़ एंकर चीख चीखकर बोल रहा था। ये न्यूज़ सुनकर पहले तो वो तीनों सख्ते में चली गई, फिर समझते विशाल जल्दी से टेलीफोन स्टैंड की तरफ भागी और तेज़ी से अल्ताफ़ साहब का नंबर मिलाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला था। फिर इसने माहिर को फ़ोन किया, लेकिन इसने भी नहीं उठाया। क्या हुआ, इसे फ़ोन रखते देखकर खतीजा बेगम ने कहा था। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, इसने मायूसी से कहा और वापस आते टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाई थी, जहां अब मॉल दिखाया जा रहा था, जहां धुएं के मरगुले उड़कर आसमान से बातें कर रहे थे। लेकिन वो तीनों अभी कुछ नहीं कर सकती थी कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसी अवस्था में फ़ोन की घंटी बजी थी। इशाल तेज़ी से फ़ोन की तरफ लपकी थी। इशाल, आप मामा और छोटी मामा को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। इशाल के हेलो कहते ही आगे से मायने से हॉस्पिटल का एड्रेस बताकर जल्दी से वहाँ पहुँचने का कहकर इसको कोई सुने बगैर कॉल काट दी थी। मामा, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा अभी, इसने खतीजा बेगम से कहा। तो इसकी बात सुनकर खतीजा बेगम और नाहिद बेगम को करंट लगा था। दोनों ने बेयकीनी से इसे देखा था। क्या कह रही हो तुम? खतीजा बेगम ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। जी मामा, अभी माहिर की कॉल आई थी, इसने बताया है, इशाल ने कहा। फिर वो दोनों ड्राइवर के साथ जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। माहिर का इरादा यूं ही जाने का था, लेकिन फिर वो अल्ताफ़ साहब के साथ ऑफिस चला गया। यूनी से ऑफिस ले लिया था इसने। अभी इन्हें थोड़ी देर हुई थी कि मॉल में लगे फायर अलार्म के बजने की आवाज़ पे वो बाहर आए थे, जहाँ ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हर तरफा फैली थी। ऊपर नीचे वाले फ्लोर से लोग तेज़ी से बाहर को भाग रहे थे। माहिर ने होश से काम लेते हुए अलियास और अल्ताफ़ साहब को बाहर भेजा था और ख़ुद जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल की थी। इनके आने तक तकरीबन सब लोग बाहर निकल चुके थे। इनके आने तक तकरीबन सब लोग बाहर निकल चुके थे और नीचे वाले फ्लोर में हर तरफ आग फैल चुकी थी। उन्होंने जल्दी से आग बुझाना शुरू की थी, लेकिन तब तक तकरीबन नीचे वाले पोर्शन में हर चीज़ जल चुकी थी, जिसमें काउंटर और बाकी बहुत सी चीज़ें शामिल थी। अल्ताफ़ और इलियास साहब बदसदमे से अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद होता देख रहे थे। इलियास साहब तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन अल्ताफ़ साहब ये सदमा बर्दाश्त न हो सका और सीने पे हाथ रखते नीचे गिर गए थे। माहिर भी सब कुछ वैसे ही छोड़कर अल्ताफ़ साहब को लेकर हॉस्पिटल भागा था। पीछे सब कुछ वर्कर ही देख रहे थे। इसी दौरान अल्ताफ़ साहब इसका फ़ोन बजता रहा था, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कॉल अटेंड कर सके। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया था। थोड़ी देर बाद माहिर को घर कॉल करने का याद आया, तो इसने इशाल को कॉल करके हॉस्पिटल का पता बताकर पहुंचने का कहा और साथ बाकी सब भी को भी कॉल कर दी थी। थोड़ी देर में सब हॉस्पिटल में जमा थे और सब अल्ताफ़ साहब की ज़िंदगी के लिए दुआ गए थे। इतने में माहिर का फ़ोन बजा था। नंबर अनजान था, लेकिन वो यस करता एक साइड पर हो गया था। कैसे हो माहिर शराजी? माहिर के कुछ भी बोलने से पहले आगे से कहा गया था। कौन? माहिर ने नासमझी से कहा था। अरे इतनी जल्दी भूल भी गए मुझे? तुम्हारी बीवी का एक्स मंगेतर नुमान शराजी बोल रहा हूँ, कमिंदगी से कहा गया। माहिर की फ़ोन पर गिर सकती। फ़ोन क्यों किया है? माहिर किस बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो मदे पर आया था। बस ये पूछना था कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? और अल्ताफ़ साहब कैसे हैं? सुना है इस वक्त आईसीयू में है। नुमान सिद्दीकी की बात पर गुस्से से माहिर की रगें तनी थी। ओह, तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं, करवाया गया और तुमने करवाया? माहिर ने गुस्से से कहा था। बहुत समझदार हो, जल्दी समझ गए। नुमान सिद्दीकी ने इसकी हालत से मज़ा लेते हुए कहा था। बहुत ही घटिया तरीका अपनाया तुमने नुमान सिद्दीकी, लेकिन याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
माहिर ने गुस्से से कहते कॉल काट दी थी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया मेरी वजह से, और बाबा और छोटे बाबा को इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर गया। इसने बाल मुट्ठियों पे जकड़ते खुद से कहा। पहले वो समझ रहा था कि ये एक हादसा है, लेकिन अब नुमान सिद्दीकी को कॉल के बाद खुद को कसूरवार समझ रहा था कि सिर्फ इससे बदला लेने के लिए नुमान सिद्दीकी ने ये सब किया है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, नुमान सिद्दीकी, अच्छा नहीं किया तुमने, माहिर ने गुस्से से कहा और बाकी सबकी तरफ बढ़ गया था। काफ़ी देर के क़यामत ख़ेज़ इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने आकर अल्ताफ़ साहब के ख़तरे से बाहर आने का बताया तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब अल्ताफ़ साहब को रूम में शिफ्ट किया गया तो सब बारी बारी इनसे मिलने अंदर गए, सिवाय माहिर के। वो खुद भी इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि इनका सामना कर सके। माहिर कहाँ है? वो नहीं आया मुझसे मिलने, अल्ताफ़ साहब ने हारून से पूछा जो सबसे आखिर में आया था। बाहर है वो भी, हारून ने आस्तीकी से कहा था, बुलाओ इसे। अल्ताफ़ साहब ने कहा तो हारून सर हिलाते हुए बाहर चला गया। माहिर, तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। हारून ने बाहर आकर माहिर से कहा था जो चेयर पर सर झुकाए बैठे, पता नहीं क्या सोच रहा था। इसकी आवाज़ पे सर उठाकर इसे देखा तो वो सर हिलाकर उठ गया था। दरवाज़ा खोल के वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते बेड की तरफ बढ़ा था। अल्ताफ़ साहब जो आंखें बंद करके लेटे थे, दरवाजे खुलने की आवाज़ पे आँख खोलकर देखा तो माहिर को देखकर मुस्कुराए थे। मेरा बच्चा अपना बाबा को मिलने क्यों नहीं आया था? उन्होंने प्यार से माहिर को देखा जो इनके बेड के पास खड़े सर झुकाए खड़ा था। आई एम सॉरी बाबा, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसकी भीगी आवाज़ पे अल्ताफ़ साहब तड़प ही गए थे। ना बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, ये सब अल्लाह के काम है, कब किसको दे और कब किस ले ले, इससे इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अल्ताफ़ साहब ने इसका हाथ पकड़कर बेड पे बिठाते प्यार से कहा था। नहीं बाबा, वो शॉर्ट सर्किट कोई इत्तेफाक नहीं, बाकायदा प्लान था और उसके पीछे नुमान सिद्दीकी का हाथ था। इसने मुझसे बदला लेने के लिए सब किया है, माहिर ने सर झुकाए कहा था। इसकी बात सुनकर एक लम्हे को अल्ताफ़ साहब ने करब से आंखें बंद की थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर से देखा जो सर झुकाए बैठा था। नहीं बच्चे, इसकी क्या औकात वो किसी से कुछ छीन सके, इसमें मेरे रब की कोई ना कोई मसलियत होगी। कितने सालों से इसने हमें नवाजा था, शायद अब वो हमसे छीनकर हमारी आजमाइश ले रहा है। हम इसकी आजमाइश पे पूरा उतरते हैं या ना शुक्रापन करते, इससे गिला शिकवा करते हैं। अल्ताफ़ साहब की बातों पर इसने सर उठाकर इन्हें देखा था। हाँ मेरे बच्चे, शायद ये आजमाइश ही है या शायद हमारी किसी गुनाह की सज़ा, इसलिए दिल छोटा ना करो वरना खुद को कसूरवार ठहराओ। बस खुद को कसूरवार ठहराओ, बस इस रब से दुआ करो और इस पे यकीन रखो। अल्ताफ़ साहब ने कहा तो माहिर ने सर हिलाकर इनके हाथ पकड़कर चूमे थे। वाकई इनकी बातों ने इसे हौसला दिया था। इनकी बातें सुनकर इसने अपने अंदर एक जोश और वलवला पैदा होता नजर आया था, दोबारा सब कुछ सेट करने के लिए। नुमान सिद्दीकी आज बहुत खुश था, क्यों ना होता, आखिर आज इसने माहिर से बदला ले लिया था और इसके कहे मुताबिक इससे वार से पूरे शराजी हाउस को तकलीफ़ हुई थी। इन सबको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा था। पहले तो इसे इस बात के लिए दिमाग लड़ाना पड़ा कि वो एस मॉल को नुकसान कैसे पहुंचाए, फिर चुन के वहाँ के एक वर्कर को इस काम के लिए राज़ी किया था। इस दौरान इसे वहाँ के वर्कर्स की एक बात तो पता चली थी कि वो सारे के सारे शराजी ब्रदर्स के साथ बहुत मुखलिस थे। इस वर्कर को राम करने के लिए भी इसे टाइम लगा था। इसे मुँह मांगी रकम देकर इसकी ईमानदारी खरीदी थी। फिर जब वहाँ आँख लगी तो वो मॉल के सामने वाले कैफ़े में बैठा सब देख रहा था। माहिर के बौखलाए तासुरात से बहुत मज़े दे रहे थे। फिर इसके सामने ही अल्ताफ़ साहब गिरे थे और माहिर इन्हें लेकर हॉस्पिटल गया था। इसके जाने के बाद वो अपनी फेवरेट जगह क्लब में आया। उसकी आदत थी खुशी और गुस्से में हमेशा वो शराब पीता था। आज तो इसे बहुत बड़ी जीत मिली थी जिसे वो भरपूर सेलिब्रेट करने का इरादा रखता था। शराब पीते इसे एकदम माहिर को कॉल करने का ख़्याल आया था। फिर इसने शराब पीते ही कॉल पे माहिर से बात करते इसकी बेबसी से लुत्फ़अंदाज़ हो रहा था। वो शायद ये बता भूल गया था कि रिस्क देने वाले ज़ात अल्लाह की है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े तक इसका रिस्क देता है, तो फिर इसका एक अदना सा बंदा कैसे किसी के रिस्क का वसीला छीन सकता है। लेकिन हम इंसान अजीब होते हैं, जब तक हमें ठोकर ना लगे हम बातों की समझ से भी नहीं समझते। हम समझते हैं जो हम हैं, जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हम ये भूल जाते हैं एक ज़ात ऊपर बैठी है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, सबसे बड़ा प्लानर है, जिसके सामने हमारी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती है, जो हमारी चालों को हम पे पलट देता है और हम बस दंग होकर रह जाते हैं। अल्ताफ़ साहब को घर छोड़ने के बाद माहिर इस दिन घर से निकला हुआ आज 2 दिन गुजर गए थे, अभी तक नहीं आया था। यूनिस से ऑफ ही ले रहा था वो, बाकी सब भी 2 दिन से नहीं जा रहे थे। अल्ताफ़ साहब की तबीयत की वजह से घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। लड़कियां घर चक्कर बनी हुई थी। लाइबा अलाया भी इस दिन से यहीं थी, इसलिए चारों मिलकर सब निपटा रही थी। लाइबा अलाया और इशाल दोनों रूम में गई थी और इशाल अभी किचन में ही थी कि पड़ोस की 2 औरतें अल्ताफ़ साहब की इयादत के लिए आई थी, जो कि अल्ताफ़ साहब सो रहे थे, इसलिए खदीजा बेगम ने इन्हें लेकर लॉन्च में ही बैठ गई थी।
इशाल ने चाय बनवाकर मुलाजमा के बाहर हाथ बाहर भिजवाई और खुद इन्हें सलाम करते ऊपर वाले पोशा में जाने लगी थी। अरे खतीजा, ये तुम्हारी बहू है ना जिसकी बारात न आने पर तुम्हारे बेटे ने इससे शादी की थी? इशाल को देखते एक औरत ने कहा था। इशाल बेसाख्ता अपनी जगह पर रुकी थी। जी, खतीजा बेगम को नागवार लगा था, लेकिन बस इतना ही कह सकी थी। क्या नसीब है इस लड़की के भी। बचपन में माँ बाप मर गए, बस शादी वाले दिन बारात नहीं, अब शादी को चुमा चुमा 8 दिन हुए निके ससुर शौहर का कारोबार तबाह हो गया। सस कदम है ये लड़की तो। वो औरत बिना ये जाने कि अल्फाज किसी के दिल में तीर की तरह बोझ हो रहे अपनी ही आगे जा रही थी। इशाल आंखों में आंसू लिए इनकी बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखती ऊपर भाग गई थी और खतीजा बेगम इन औरतों को घूरने में मसरूफ थी। बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आयादत के लिए आई, अब आप जा सकती हैं। खतीजा बेगम ने बगैर किसी लगी पड़ी के इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। लो भला, हमने बस एक बात ही कही थी, लेकिन आजकल के दौर में कोई सच्चा सच्चा कहाँ सुनता है। वो औरतें बातें सुनाती वहाँ से चली गई थी, जबकि इनके जाने के बाद खतीजा बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मामा, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? माहिर की आवाज़ से उन्होंने सर उठा के से देखा, जो थके थके अंदाज में सोफे पर बैठा अपनी आंखें दबा रहा था। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बैठी थी। खतीजा बेगम ने कहा तो इतने सर हिलाया। इशाल, यार चाय बना दे। इसने सोफे से टेक लगाए आवाज़ लगाई थी। वो अभी थकी हुई गई है कमरे में, सब मेहमानों को देखकर मैं बनाती हूँ। खतीजा बेगम ने जल्दी से कहा तो वो जानती थी इशाल भी डिस्टर्ब होगी और कहीं अपना गुस्सा माहिर पे ना निकाल दे। इस तरह बात बढ़ जाने का इम्कान था। खतीजा बेगम की बात पे इसने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। थोड़ी देर बाद खतीजा बेगम ने इसे चाय लाया कर दी। पी के इसका इरादा रेस्ट करने का था। चाय पीने के बाद वो अपने कमरे में गया, लेकिन इशाल इसे कहीं नजर न आई थी। ये कहाँ गई है? मम्मा तो कह रही थी रूम में है। हर जगह देने के बाद वो बड़बड़ाया, फिर कोई ख्याल आते इशाल के पहले रूम की तरफ गया। इस पे तवक्को उसे वही मिली थी, लेकिन इसे बेड पे औंधे मुँह लेटकर रोता देखकर वो चौंक कर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था। इशाल, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? माहिर ने इसे सीधा करते बेताबी से पूछा था, लेकिन वो बगैर कोई जवाब दिए बस रोती जा रही थी। इशाल, खुदा के लिए बताइए क्या हुआ, क्यों रो रही हैं, बताएं कुछ। इसे झंझोड़ते माहिर ने पूछा ही था कि एकदम इशाल ने इसके हाथ नफरत से झटके थे। इसकी ऊंची आवाज़ सुनकर तकरीबन सभी जमा हो गए थे वहाँ और हैरानी से दोनों को देख रहे थे। माहिर अभी हैरत से अपने हाथों को ही देख रहा था जो इशाल ने नफरत से झटके थे कि एकदम इशाल ने इसे खींच के लिए के थप्पड़ मारा था। सबने हैरत और सदमे से इशाल को देखा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोगों ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोगों मुझे बातें सुना रहे हैं। मैं हूँ मुही मनूस और सदकदम। अभी तुम्हारा बिजनेस खाया, कहीं तुम्हें भी ना निकल जाऊँ, बस तलाक दो मुझे। इशाल ने चीखते हुए कहा। इसकी बात सबने फटी फटी आंखों से इसे देखा। इशाल, माहिर ने धारते हुए इसका नाम लिया और साथ हाथ भी उठाया, लेकिन फिजा में ही रोक लिया और हाथ की मुट्ठी बनाकर हाथ नीचे कर लिया था। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपसे प्यार किया, जिसके लिए मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं, जो लोगों की चंद घटिया बातों को सर पर सवार करके मेरी दी गई इज्जत और मोहब्बत को भूल गई। इशाल को देखते ही माहिर अफसोस भरे लहजे में बोल रहा था। ठीक है, तैयार हो, मैं आपको तलाक देने के लिए, बस खुश रहें आप, बाकी सब जाएं भाड़ में। मैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहिर की बात पर सबने झटके से इसे देखा था। इसकी बात पे इशाल अपनी जगह सागत हो गई थी। इसने गुस्से में कह तो दिया, लेकिन इसे यकीन था कि माहिर ऐसा कुछ नहीं करेगा, जबकि इसने इसके ख्याल को रद्द कर दिया था। माहिर अपनी बात कहकर वहाँ रुका नहीं। आंधी तूफान बिना कमरे से निकला। इसके पास से गुजरने से वो सारे जो सदमे में थे एकदम होश में आए थे। माहिर माहिर बात सुनो। खतीजा बेगम इसे आवाज़ें देती रह गई और वो अनसुनी करता घर से निकल गया था। खतीजा बेगम ने बेबस नज़रों से पहले खाली सीढ़ियों को देखा और फिर इशाल को देखा जो अपनी जगह स्टिल खड़ी थी। इशाल, बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसे बेशक वो तुमसे बहुत प्यार करता, लेकिन है तो मर्द ना मर्द ऐसी बातों को अना का मसला बना लेते हैं और लोगों की बातों को ज़्यादा सर पर सवार नहीं करते। इनका तो काम ही है बातें बनाना है। खतीजा बेगम आज थी से कहती वहाँ से चली गई और इनके पीछे बाकी सब एक नज़र इसे देखते वहाँ से चले गए थे। सबको इस बात ने दुख दिया था कि इनके प्यार से ज़्यादा अहम इसके लिए लोगों की बातें, और वो खाली हाथ लिए साकित से अकेली वहाँ खड़ी रह गई थी। ये बाहर शोर कैसा था? खतीजा बेगम कमरे में आई तो अल्ताफ़ साहब ने इनसे पूछा तो वो दवाई के ज़ेर असर सो रहे थे। जब आँख खुली तो दरवाज़ा बंद होने की वजह से हल्का ही हल्का शोर सुनाई दिया और उठने का इरादा रखते थे कि खतीजा बेगम कमरे में आई तो उन्होंने इनसे पूछ लिया था। नहीं तो कोई शोर नहीं था, आपको वहम होगा। खतीजा बेगम ने इनकी तबीयत पेश नज़र इन्हें मुस्कुरान कर टालना चाहा था। खतीजा बेगम, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे आप ऐसे मिलाएंगी। उन्होंने तंजिया किया तो खतीजा बेगम नज़रें चुरा गई थी। अब बताइए क्या हो रहा था बाहर? उन्होंने संजीदगी से कहा तो खतीजा बेगम ने सारा किस्सा इसके गोशे गुजार सुना दिया। इन औरतों की बातों समेत इशाल और माहिर के रिएक्शन जाने जिन्हें सुनकर अल्ताफ़ साहब का गुस्सा से बुरा हाल हो गया था। उन्होंने शादी को गुड्डे गुड्डे का खेल समझा हुआ है कि जब दिल किया रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल किया तोड़ लिया। अल्ताफ़ साहब ने गुस्से से कहा था। आप गुस्सा न करें, आपकी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी। खतीजा बेगम ने बेबसी से कहा था। मेरी तबीयत को छोड़ो, आप इशाल को बुला कर लाएं।
उन्होंने कहा तो खतीजा बेगम एक नज़र इन्हें देखती बाहर निकल गई थी। वो इशार के कमरे में आई तो वो अभी तक इसी पोजीशन में खड़ी थी कि इन्हें बेख्तियार इस पर तरस आया। गलती इसकी भी नहीं थी। इन औरतों की बातें इसके लिए सख्त थीं। वो साफ लफ्ज़ों में इसे सख्त कदम कहकर गई थी। ये जानती बुझती कि ये नसीबों की बात होती है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। लेकिन ऐसी बातें हमेशा औरतों को ही कभी मनहूस और कभी सख्त कदम कहा जाता है। यही तो अलमिया है हमारे माशरे का। लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ये जाने बगैर कि इनके अल्फाज अगले ये पता नहीं कौन से कह ठहार रहे हैं। लोग बोलकर भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ बोला भी था, लेकिन सुनने और सहने वाले सदियों तक इन अल्फाज की काट अपने अंदर महसूस करते हैं। इशाल तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। खतीजा बेगम ने इसी कंधे पे हाथ रख देखा तो इसने खाली खाली नज़र से इन्हें देखा था। तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुम्हें, इसके देखने पर उन्होंने अपनी बात दोहराई थी। इतने आहिस्तगी से सर हिलाया, उनके साथ चल दी। मैं क्या सुन रहा हूँ ये? वो दोनों कमरे में दाखिल हुई तो अल्ताफ़ साहब ने शाल को पास बैठाते संजीदगी से कहा था, बाबा वो औरतें कह रही थी कि मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ है, मैं सख्त कदम हूँ। इनकी बात के जवाब में इसने रोते हुए कहा था, इन औरतों को छोड़ो, तुम बताओ हमने कब तुमसे कुछ ऐसा कुछ कहा है? अल्ताफ़ साहब ने कहा, किसी ने नहीं कहा। इसने सर झुकाते कहा, तो फिर हम यही समझे हमसे ज़्यादा अहम तुम्हारे लिए लोगों की बातें हैं। इसके झुके सर को देखते उन्होंने कहा था, नहीं आप लोग हैं वो सब। मैं गुस्से में कहा था, इनकी बात पे इसने तेज़ी से कहा था, इसलिए तो कहते हैं गुस्सा अकल को खा जाता है और तुम दोनों की अकल को गुस्सा खा गया है, इसलिए तुम दोनों बगैर सोचे समझे फैसला ले रहे हो। इनकी बात पे इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया था। शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा, माहिर आएगा तो इससे माफ़ी मांग लेना। इस वक्त तक यकीन इसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। माहिर गुस्से में घर आया था और अभी बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। गुस्से से दिमाग इसका घर खोला हुआ था कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे और कहाँ जाए। 2 दिन से घर से निकला हुआ था। इसने तय किया था कि अगर सब खराब इसकी वजह से हुआ तो सही भी वो खुद करेगा। इस सिलसिले में वो भाग दौड़ कर रहा था। पहले बैंक से पता करवाया था कि इनके बिजनेस का अकाउंट में कितना पैसा है। इसके अलावा माल की इंश्योरेंस भी करवाई हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलना था, इन सब के हिसाब किताब में से 2 दिन लग गए थे। घर आया, घर के काम आराम के लिए माइंड फ्रेश होगा तो आइंदा के लिए कोई लाए अमल तय करेगा कौन सा काम कैसे शुरू होगा। लेकिन घर आकर इसका दिमाग मज़ीद ख़राब हो गया था। इससे दुख था कि कितनी आसानी से इशाल ने तलाक की बात कही थी। बेशक गुस्से से कही थी। इसे इस बात का भी दुख हुआ था कि इशाल के लिए ज़्यादा अहम यह कि लोग क्या कहते हैं। जो इसे इज़्ज़त और प्यार देता है वो इसके लिए अहम नहीं था। अच्छा नहीं किया इशाल आपने, लेकिन अब जो मैं करूँगा अच्छी तरह ठिकाने आएगी आपकी। इसने कुछ सोचते बड़बड़ा कर कहा और गाड़ी की तरफ मोड़ ली। वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। हमेशा की तरह सब लॉन्च में बैठे थे। इशाल भी वहीं थी। इसने सबके सामने ही बात करने की ठानी थी कि बाद में इससे कोई गड़बड़ करने का मौका ना मिले। मैं कर आया हूँ वकील से बात, पेपर्स रेडी हो रहे हैं, 1-2 दिन में तक मिल जाएंगे आपको। इसने बगैर किसी परवाह किए इशाल को देखते कहा। इसकी बात पर सबने झटके से इसकी तरफ देखा था। आई एम सॉरी माहिर, मैं इस वक्त गुस्से में थी और कुछ समझ नहीं आया क्या बोल दिया। तुम प्लीज़ ऐसा ना करो, इशाल ने हवास पाख्ता लहजे में कहा था। नहीं इशाल, लोगों के मुंह कभी बंद नहीं हो सकते। कल को लोग फिर कुछ कहेंगे और आप फिर मुझ पर हर चीज़ का इल्ज़ाम रखते तलाक का मुतालबा करेंगी। माहिर ने सपाट लहजे में कहा था। तुम इसे तलाक दोगे, लोग फिर भी इल्ज़ाम इसी पर लगाते हैं, इसी न जाने क्या क्या कहेंगे। अल्ताफ़ साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने माहिर को कहते इशाल को देखा जो रोन सी सूरत ले माहिर को देख रही थी। इसके तासुरात ऐसे थे कि अभी ही रो देगी। वो मेरा मसला नहीं होगा क्योंकि तब मैं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको छोड़ चुका हूँगा और इसके बाद जो लोग कहें कि इसे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। माहिर ने कंधे उचकाते कहा तो सब ने हैरत और सदमे से इसे देखा था। माहिर अल्ताफ़ साहब ने बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर माहिर के चेहरे पे एक थप्पड़ रसीद किया था। इनके अमल से ये सब अपनी जगह फ्रीज हुए थे, जबकि माहिर ने इशाल को घूरा था। इसकी वजह से ये दूसरा थप्पड़ पड़ा था अल्ताफ़ साहब से। तुम लोगों ने क्या समझा हुआ है शादी को? हमारी क्या हैसियत है इन सब में? जब तुम लोगों का दिल करेगा तुम लोग शादी कर लोगे और जब दिल करेगा एक दूसरे को तलाक दे दोगे। मजाक हो रहा है ना यहाँ? अल्ताफ़ साहब ने गुस्से से धारते कहा था और बाकी सब समझने की कोशिश करते थे कि यहाँ क्या हो क्या रहा है। ओके, आप सबकी बात मानकर नहीं देता मैं तलाक, लेकिन मैं इशाल को यहाँ लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। माहिर ने सपाट लहजे में कहते सबके सर पे एक और बम फोड़ा था। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने मेरे साथ जाना है या तलाक लेनी है। इशाल को देखते से इत्मीनान से कहा था, जबकि इशाल बस नम आंखों से इसे देखती सोच रही थी कि सच में माहिर है या नहीं या ना। ठीक है मैं जाऊँगी। किसी के भी कुछ कहने से पहले शाल बोल पड़ी और बाकी सब तमाशाई बने से देख रहे थे। गुड फिर जाकर पैकिंग करें, अभी जा रहे हैं हम। इसकी बातें शाल आंखों में आंसू लिए वहाँ से हट गई थी। आप लोगों को वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर दे रहा हूँ, अभी मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा घर, और कोई ना कोई फिर कुछ ना कुछ कहेगा और शाल को तकलीफ़ होगी और बदले में वो तक हमें तकलीफ़ देगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें मंदिर से हटा रहा हूँ और दूसरा मेरा फ्लैट मॉल के नज़दीक है, इसलिए मैं वहाँ रहकर इसकी मरम्मत इत्मीनान से करवा सकूँगा। इसने सपाट लहजे में कहा। अल्ताफ़ साहब को बेख्तियार इस पर हाथ उठाने का मलाल हुआ था।
माजरत, हमने तुम्हें गलत समझा। अल्ताफ़ साहब की बात पे एक ज़ख्मी मुस्कुराहट इसके होठों पे आई थी। आप लोग हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। खैर मशाल को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्यों लेकर जा रहा हूँ। ये फ़ेवर दे देगा आप लोग तो मेहरबानी होगी। इसने कहा तो सबने शर्मिंदगी से सर हिलाया था। तुम लोग यूँ क्यों नहीं जा रहे? इतनी सारी पलटन को देखते पूछा था। हमने सोचा पहले ही नुकसान हो चुका है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, सबकी फ़ीस जानी है, इतना हम लोगों का बजट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम सब यूँ छोड़ रहे हैं। इसके सवाल के जवाब में माहिर ने इसे यूँ ना जाने की वजह बताई थी। इधर से एक झापड़ रख के लगाऊंगा मैं तुम सबके। इतने भी कंगले नहीं हुए हैं कि हम तुम सब पर अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में टाइम है, जब आएगा तब फीस का भी बंदोबस्त हो जाएगा। इसी कल से जा रहे हो तुम सब यूनी। इसने सबको घूरते हुए कहा था। और तुम? हारून ने सवालिया नज़रों से इसे देखा था। मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ यूनी, क्योंकि मुझे अभी बिज़नेस बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना। मैं यूनी और बिज़नेस मैनेज नहीं कर पाऊँगा, इसलिए पढ़ाई को खैर बात कहकर बिज़नेस की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ। इसने संजीदगी से कहा था। मैं इशाल को देख लूँ, माहिर को कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और बाकी सब बस खामोशी से इसकी पुश्त को देखते रहे। माहिर कमरे में आया तो इशाल सूटकेस बेड पर रखे पैकिंग करने की बजाय बैठकर रो रही थी। माहिर को एक पल को बुरा लगा था, लेकिन दूसरे पल ही इसने अपने तासुरात सपाट किए थे। इसका पूरा का पूरा इरादा था इशाल की अकल ठिकाने लगाने का। मैं पैकिंग करने के लिए भेजा था, रोने का शुक्र पूरा करने के लिए नहीं। माहिर की बात इसने आंसू भरी आंखें उठाकर इसे देखा था। माहिर ने नज़रें फ़ौरन चुराई थी, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। माहिर, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ वो सब बस गुस्से में कहा था। इशाल ने बेबसी से कहा था। इशाल, मैंने फैसला कर लिया और उससे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए ये रोने का नाटक करने से बेहतर है पैकिंग करें ताकि हम जल्दी निकल सकें। मुझे और भी बहुत काम है। माहिर ने सख्ती से कहा और इशाल बेयकीनी की कैफियत में इसे देखेगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी करें। इसे कहकर माहिर ने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो पैकिंग करने के बाद नीचे आए थे। इशाल को ये लगा था अल्ताफ साहब या बाकी कोई इन्हें रोक लेगा, लेकिन जब किसी ने माहिर से कुछ नहीं कहा तो इसे रोना आने लगा। इससे पहले वो खुद भी जज्बाती होती और बाकी सबको भी करती। माहिर इसीलिए जल्दी से बाहर निकला था। फिर सारे रास्ते वो रोती रही। माहिर ने बेचैन तो हुआ, लेकिन जाहिर नहीं किया। जिस फ्लैट में वो जा रहे थे, वो अल्ताफ साहब ने माहिर को इसकी 18वीं सालगिरह पे गिफ्ट किया था। क्या लेंगी आप चुप होने का? इशाल के मुसलसल रोने पर माहिर ने सच होते हुए साथ लहजे में पूछा। इसके साथ लहजे में बजाय चुप होने के इशाल के रोने में मजीद इजाफा हुआ था। बाखुदा इशाल, अगर आपकी आवाज़ आई ना तो मैं आपको चलती गाड़ी से धक्का दे देना है, या ये गाड़ी कहीं ठोक देनी है। इसकी बात पे इशाल ने सहम के जल्दी से आंसू पोछे होते हुए थे, लेकिन हिचकियाँ जो रोने की वजह से लगी थी वो चाह कर भी न रुक सकी थी। थोड़ी देर बाद माहिर ने फ्लैट्स के पार्किंग में गाड़ी रोकी थी और खुद भी उतर कर इसे पीछे आने का इशारा किया था। इशाल भी खामोशी से इसके पीछे हो ली थी। लिफ्ट से वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे थे। मतलूबा फ्लैट के सामने माहिर रुका था और जेब से चाबी निकालते लॉक खोला था और दोनों अंदर दाखिल हुए थे। इशाल ने अंदर दाखिल होते बढ़ती आंखों से फ्लैट को देखा था। फ्लैट में दाखिल होते इसके आंसू फिर से जारी हो चुके थे। 2 कमरों में छोटे से लाउंज और ओपन किचन पे मुश्तमिल फ्लैट था, जो कि हर तरह से रहने के लिए मौजूद था, लेकिन काफ़ी अर्से से बंद रहने की वजह से हर तरफ धूल और मिट्टी और जाले थे। अश बहने का काम बाद में कर लीजिएगा, पहले मेरे साथ फ्लैट की हालत बेहतर करवा दें ताकि रहने के काबिल बन सके। इसने रोती इशाल को देखते तंज किया था। माहिर, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? इशाल ने रोते हुए शिकवा किया था। मैं ऐसा नहीं था इशाल, लेकिन आपने खुद मुझ पे बेअदबारी दिखा के मुझे ऐसा बनने पे मजबूर किया है। इसके पास आते इसके बाजू से करते माहिर ने कहा था। और हाँ, शौहर हूँ आपका आइंदा। आप मुझे तुमसे कहती हुई नजर ना आए। मुझे तमीज़दार बीवियाँ अच्छी लगती हैं। इसके बाजू पे दबाव वो बढ़ाते इसने कहा तो इशाल ने जल्दी से सर हिलाया था। गुड, अब मेरे साथ फ्लैट की हालत दुरुस्त करवाए। इसके बाजू छोटे मायने ने कहा। फिर दोनों ने मिलकर पूरा फ्लैट साफ किया और एक रूम को अपना बेडरूम बनाकर इसमें अपने कपड़े वगैरह सेट किए थे। टाइम काफ़ी हो गया है, मैं खाना बाहर से लेकर आता हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। आप फ्लैट लॉक कर ले, मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं इससे लॉक खोलकर खुद ही आ जाऊँगा। फ्रेश होकर माहिर ने इशाल से कहा और बाहर निकल गया। इशा ने फ्लैट बंद किया और नहाने चली गई। जब तक वो नहाकर आई, माहिर खाना लेकर आ चुका था। इसने खामोशी से खाना टेबल पर लगाया और उसी खामोशी से दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद माहिर लैपटॉप लेकर बैठ गया, जबकि इशाल ने बर्तन समेट कर धो के रखे और रूम में जाकर बाल ड्राई करके बेड पर सर तक कम्फर्ट डाले। दोबारा रोने के शुगल में मसरूफ़ हो गई और रोते रोते ही सो गई। इन दोनों के जाने के बाद सब अपनी अपनी जगह पे खामोश बैठे थे। किसी को भी माहिर से इस बात की उम्मीद न थी। इन्हें यही था, माहिर इशाल से मोहब्बत करता है, इसलिए इसकी इस हरकत को दरगुजर कर देगा। अल्ताफ़ साहब, आपको रोकना चाहिए था माहिर को, इसने सिर्फ आपकी नहीं सुनी थी। खतीजा बेगम ने अल्ताफ़ साहब से कहा था। नहीं बेगम, इसके चेहरे पर साफ लिखा था, वो जो कह रहा था इससे एक इंच भी नहीं लेगा, इसलिए इसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। अल्ताफ़ साहब ने संजीदगी से कहा था। घर मेहमानों का आना जाना है, वो शाल का पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम? खतीजा बेगम ने एक नया नुक्ता उठाया था।
बेगम लोगों की वजह से हमारे घर पे हालात चुप रहे हैं तो वो सुकून से है, लेकिन हमें बेसुकून कर गए। इसलिए ये सोचने की हर किस ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे। माहिर जो जो किया है कुछ सोच के ही किया होगा। अल्ताफ़ साहब कतियत से कहते वहाँ से उठ गए थे। इलियास साहब भी बाहर निकल गए, जबकि खतीजा बेगम और नाइद बेगम किचन में चली गईं। पीछे सिर्फ यंग पार्टी थी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, ज़रूर उनकी सोच पर सब ने इसकी तरफ देखा था। जब अशी आपी की शादी हुई थी तब भी माहिर आपी ने यही शो किया था। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनके पास रवैये के पीछे एक गेम था। अब भी खामोशी से आशिया आपी को लेकर थे। इसके पीछे भी कोई ना कोई गेम तो लग ही रही है मुझे। ज़रूर ने अपना तजिया पेश किया था और सबके चेहरों से लग रहा था कि वो इसकी बात से मुत्तफ़िक है। लेकिन क्या पता वो सच में लोगों की बातों से बचाने के लिए आप ही को लेकर गए हैं। लाइबा की बात में भी दम था, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी माहिर आप ही चाहते तो यही रहकर भी सबको मुंह तोड़ जवाब देकर इनके मुंह बंद करवा सकते थे। ज़रूर ने एक और दलील दी थी। आपकी इन सारी बातों का आखिर मकसद क्या है? अलाया ने बेजारी से कहा था, इन सब बातों का मकसद ये कि अगर माहिर भाई आप ही से किसी किस्म का कोई बदला ले रहे हैं तो हम इन्हें जाकर बताएंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। आशिया आप ही के गुबरू जवान भाई अभी जिंदा हैं। ज़रूर ने जज्बाती होकर कहा था। हाँ, और माहिर आप ही को भी देर नहीं लगेगी इनकी गुबरू जवानों की कराकरी करने की। मिशाल ने इस पर तंज का तीर चलाया था। हारून भाई समझा ले अपनी बीवी को, हर बात में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं होती। ज़रूर ने बलबलाते हुए कहा था, जिससे मिशाल ने सिर घूरा था। अच्छा वैसे तो पता कैसे लगेगा कि भाई आप ही से कोई बदला ले रहे हैं? माहिर ने पूछा। सिंपल, कल ही धावा बोल देंगे इनके फ्लैट पर। ज़रूर ने कंधे उचकाते हुए कहा था, और जूते खा के वापस आ जाएंगे। विशाल ने फिर अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझा था। हाँ, और इनमें से तुम भी शामिल होगी बिन बतौड़ी। हाँ, और इनमें तुम भी शामिल होगी बिन बतौड़ी। ज़रूर ने सिर घूरते हुए कहा था। तमीज़ से भाभी है तुम्हारी। मिशाल से पहले हारून ने सिर घूरते हुए कहा था। सब ने आंखें फाड़ के सिर देखा था। खैर है भाई, कोई बुखार वुखार तो नहीं हो गया? माइनस के माथे पे हाथ रख के चेक करते हुए कहा था। परे मरो, ठीक हूँ मैं। हारून ने इसका हाथ झटकते हुए कहा था। तो फिर जहन तवाज़ुन ख़राब ही हो गया होगा। ज़रूर ने इसे बखूर देखते हुए कहा था। वो भी ठीक है, हारून ने दांत पीसकर कहा था। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लगता है हमारे कान ख़राब हो गए हैं होंगे, इसलिए हमें गलत सुनाई दिया होगा। ज़रूर ने ऐसी एक्टिंग की जैसे अभी इसे बात समझ आई हो। हाँ, और मैं ये मेरा जूता खाकर ही ठीक हो गई। हारून पाँव से चप्पल निकालते इसके पीछे भागा था। अब लाउंज का मंजर कुछ यूँ था कि हारून जूता लेकर ज़ारून के पीछे भाग रहा था और बाकी सब हंस रहे थे, और ये गपखाना अल्ताफ़ साहब की धाड़ से ख़त्म हुआ था। सुबह अलार्म की आवाज़ पे विशाल की आँख खुली थी। कुछ लम्हे वो वैसी पड़ी रही और नासमझी से छत को देखती रही। फिर जब दिमाग को शऊर की तरफ आया तो कल का सारा वाक़या इसके ज़हन में पर्दे के तरह लहराया था। इसकी आँखें एकदम फिर नम हुई थी। इसने नज़रें घुमाकर बेड की दूसरी जानिब देखा तो माहिर इसकी की तरफ करवट लिए सो रहा था। इसे पता नहीं था कि वो कब रूम में आया था, और अलार्म भी यकीनन इसी ने लगाया होगा। ये सोचकर आते ही वो उठकर बैठी और आहिस्तेगी से अपना हाथ माहिर के कंधे पर रखा था। माहिर उठ जाओ, तुम्हारा अलार्म बज के बंद हो चुका है। इसके कंधे को हाथ हिलाते विशाल ने कहा था, लेकिन वो इससे मिसर नहीं हुआ। इसने 2-3 दफ़ा फिर इसे लाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ इस पे। क्या करूँ, ये तो नहीं उठा। विशाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर कुछ सोचते कि इसके ऊपर से हाथ बढ़ाकर अलार्म पीस पड़ा था। इसका अलार्म लगा के इसके कान के नज़दीक रखने का था। इससे पहले कि वो अलार्म पीस पकड़ती, माइंड ने एकदम आंखें खोलकर इसका हाथ पकड़ा था। तुम जाग रहे थे? विशाल ने हैरत से इसे देखा। कब से उसे जगा रही थी, तब तो इस पर कोई असर नहीं हुआ था, अब कैसे जाग गया था? मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे जगाने के लिए क्या करती है। यहाँ तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ने की तैयारी हो रही थी। बाहर इसे देखते संजीदगी से कहा था। तुम जाग नहीं रहते और क्या करती? शाल ने मुँह बसोर कहा था। मैं कल क्या कहा था? माई ने इसके हाथ को झटका देकर अपनी तरफ झुकाते उससे पूछा था। इसकी हरकत पे शाल की पलकें लरकने झुकी थी। क्या कहा था? ईशान ने नासमझी से देखा और उसकी बात भूल चुकी थी। मिसेस शाल, माहिर मैं कहा था कि आप अपने शौहर नामदार माहिर शराजी को आप कहकर बुलाएंगी, लेकिन यहाँ तो अभी भी तुम चल रहा है, तो आप बताना पसंद करेंगे ऐसा क्यों है? माहिर ने कहा था। तुम मुझसे छोटे हो। विशाल ने नाक चढ़ाते हुए कहा। तो इसके नॉर्मल रवैये से विशाल ने यही नतीजा निकाला कि सब भूल चुका है। तो छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो आपका शौहर, और मैं कल भी कहा था कि मुझे तमीज़दार बीवियाँ अच्छी लगती हैं। माई ने हर लफ्ज़ पे जोर डालते कहा था। और ये क्या मुझे बातों में लगा दिया? मुझे जल्दी निकलना था, एकदम से मायने से छोड़ते हुए कहा था मैंने। विशाल ने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया था। सवाल पे सवाल वो खुद पूछे जा रहा था और बातों में लगाने का इल्ज़ाम इसे दे रहा था। हाँ आपने, बेड से उतरते माही ने जवाब दिया। लेकिन मैं, इसने कुछ कहना चाहा था। मुझे बहस करने वाली बीवियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए आगे से बहस ना किया करें। इसकी बात बीच में टोकते माही ने सख्ती से कहा था। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल कर रखे और नाश्ता बनाए मेरे लिए। इसे कहते खुद वॉशरूम में घुस गया। इशाल ने आंसू भरी आंखों से वॉशरूम के दरवाजे को देखा और फिर आंसू साफ करके इसके कपड़े निकाल कर रखे और खुद किचन में चली आई। वही किचन के सिंक पर मुँह हाथ धोकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब तक माहिर फ्रेश होकर चेंज कर आया, वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। माहिर के आते ही इसने टेबल पे नाश्ता लगाया था।
माहिर आप जाते हुए मुझे घर शराजी हाउस छोड़ आए जाएँ और वापसी पे ले लेना। इसे देखते इशान ने आँच भरे लहजे में कहा और उसकी बात को नज़र ज़हन में रखते इसे आप कहकर मुखातिब किया था। किस खुशी में माहिर ने नैपकिन से मुंह साफ करके संजीदगी से कहा था, आप चले जाएंगे मैं अकेली क्या करूँगी पूरा दिन। इसने रौन से लहजे में कहा था, अकेले रहने की आदत डालें आपके लिए भी यही बेहतर है और मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लें, अल्लाह हाफिज़ कहकर इसने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ाया गया और पीछे वो बस धुंधली नज़रों से इस दरवाजे को देखती रह गई। वहीं खड़े खड़े सोच रही थी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि माहिर इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था। हर एक्शन का रिएक्शन होता, इसने भी रिएक्शन ही दिया था, इतना भी शदीद नहीं दिया था जितनी शदीद सज़ा मिल रही थी। और तो और किसी ने माहिर को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। इसे माहिर के साथ आना पड़ा था। मैं नहीं बात करूँगी किसी से भी, रोते हुए इसने सोचा था। फिर वहीं टेबल पे बैठ के फूट-फूट कर रो दी थी। वो सारी पलटन यूनि से आकर अपने सारे काम निपटा कर अब शाम को माहिर के फ्लैट पे धावा बोल चुकी थी। माहिर ने बेल पे हाथ रखा, उठाना भूल गया था। माहिर अभी थका हुआ था, सारा दिन बिजी रहने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए आराम के लिए ही लेटा था कि बैल की आवाज़ पर गुस्से से दरवाजे तक आया और आगे खड़ी पलटन को देखा इसके माथे पे बल आए थे। क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ? इसने वही खड़े खड़े गुस्से से पूछा था। बेफिक्र रहो, हम तुमसे मिलने नहीं अपनी बहन से मिलने आए हैं। हारून ने अपनी तय इसकी करारा करी की थी। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, मैं मिलना नहीं चाहता तुम लोगों से। मेरी बीवी होने के नाते तुम लोगों की बहन भी नहीं मिलना चाहती, इसलिए जा सकते हो तुम लोग। वो पहले ही थका हुआ था, मजिद इन लोगों की बकवास नहीं सुन सकता था, इसलिए इन्हें भगाना चाहता। अरे तुम लोग, विशाल किचन में थी जब इसने माहिर को गेट की तरफ जाते देखा था। जब वो थोड़ी देर बाद ना आया तो वो इस तरफ आई और आगे खड़ी पलटन को देखते इसने बेसाख्ता कहा था, हाँ बस हमें आपकी याद आई तो हम आपको मिलने चले आए। हारून ने कहा और सब माहिर को रास्ते से हटाते अंदर चले आए और माहिर ने इन्हें घूरते दरवाज़ा बंद किया था और वो अंदर आए तो सब बारी बारी इशाल से मिल रहे थे। मिल लिए ना अपनी बहन से, चलो अब सब यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। जब सुन मिल लिए सब मिल लिए तो माही ने सबको देखते कहा, क्या हो गया माही, बच्चे मिलने आए हैं और आप इन्हें निकालने पर क्यों तुले हैं? विशाल ने हैरत से कहा और उसके पास आप कहने पर सबने आंखें फाड़ कर पहले विशाल को फिर माहिर को देखा। आप इसे आप क्यों बोल रही हैं? सबके दिलों में मचलता सवाल हारून ने पूछा तो माही ने दांत पीसे थे। क्यों, तुम लोगों को क्या मसला है? वो जो भी कहे मुझे, माही ने घुरते हुए कहा था। हमें है मसला, आप ही है हमारी इन और भाइयों के होते हुए आप इन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते। ज़रूर ने जज्बात के फ्लो में बह गया था और मैं तो डर गया। माही ने डरने की एक्टिंग की थी जबकि इशाल बस हैरत से इन्हें देखे जा रही थी। मैं रूम में जा रहा हूँ, अगर मुझे शोर की आवाज़ आई मैं किसी भी लिहाज के बगैर सबको उठा के मारूंगा बाहर। माहिर ने उंगली उठाकर सबको वार्निंग दी और रूम में चला गया। आप ही आपके शौहर ने तो यहाँ आती ही आंखें माथे पे रख ली, ये ना हो आइंदा हमें पहचानने से ही इनकार कर दे। माहिर के रूम के बंद दरवाजे को देखते कहा तो विशाल शर्मिंदा हो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, थके हुए हैं ना इसलिए। विशाल ने वजाहत पेश की थी। ये सब छोड़े, आप ही ये बताएं भाई का रवैया कैसा है आपके साथ? ज़रून ने कहा तो विशाल के बेसाख्ता पे प्यार आया था। इनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, तुम लोग टेंशन ना लो। विशाल ने प्यार से इसके बाल बिगाड़ते हुए कहा था, आप ही हमने आपको बहुत मिस किया। लाया ने कहा तो वो हंस भी दी। मैं भी अपनी गुड़िया और बाकी सबको बहुत मिस किया, विशाल ने अपने साथ लगाते कहा था। अरे आप ही ये तो है रोतू बच्चा, जब देखो किसी न किसी बात पे रोती रहती है। अलाया को देखते ज़रूर ने शरारत से कहा था। आप ही, अलाया ने एहतजाज बुलंद किया तो सब हंस दिए। फिर माहिर की वार्निंग को भूले सब ने तूफान मचा के हद नहीं अभी वो मजीद कुछ करते कि रूम का दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ पे सबकी नज़रें आवाज़ के सिम गई थी। वहाँ से आंखों से घूरते माहिर को खड़े देखकर सबको अपनी शामत आती नजर आई थी। उठो सारे और दफ़ा हो जाए यहाँ से, इनके करीब आते हुए धाड़ा था। माहिर ये क्या, अब आप चुप रहें। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले माही ने से चुप करवाया था। और तुम लोग यहाँ खड़े क्या मुँह देख रहे हो? निकलो यहाँ से। माही ने सबको आंखें दिखाते कहा। कहो तो सबने वहाँ से जाने में आफियत ही समझी। सबसे पहले के सच में जूते पड़ते वो विशाल को खुदाफिज कहते दरवाजे की तरफ बढ़े और इनके पीछे माहिर भी दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ा था। रात हो चुकी है, आराम से जाना तुम लोग, रास्ते में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट बाद कॉल करके बाबा से पूछ लूँगा तुम लोगों का पहुँचे या नहीं। अगर नहीं पहुँचे तो जो तुम लोगों की दुर्गत बनेगी, इससे अनजान बिल्कुल भी नहीं हो तुम लोग। माहिर ने तीनों को लड़कों को वार्निंग देते कहा तो सब इससे मिलते इसे अल्लाह हाफिज़ कहते चले गए थे। वो दरवाज़ा बंद करके आया तो आगे इशाल बैठी बैठी रो रही थी। अब आपको क्या है? इसने गहरी सांस भरते पूछा। वो लोग मुझसे मिलने आए थे और किस बदलिहाजी से आपने इन्हें निकाल दिया, इशाल ने रोते हुए कहा था। इनका निकल जाना बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे ये पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस की कि शौहर क्यों कमरे में बंद है। कोई चाय पानी इसे पूछ लूँ? माही ने तंज किया तो उसके रोने में मज़ीद इजाफा हुआ था। अच्छा चुप करें, नहीं कह रहा मैं कुछ और, ये बताए क्या बनाया है? माही ने कहा क्योंकि इसे शदीद भूख लगी थी। कुछ नहीं बनाया, अभी बनाने का सोच ही रहे थे कि वो आप आ गए, फिर इनके साथ बिजी हो गई थी, इशाल ने सुसु करते कहा। दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया था? माही ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया और माहिर ये बस तस्वीर से सब देखा रह गया। आप बर्तन सेट करें, मैं लेकर आता हूँ खाना। इसे कहकर वो रूम में चला गया और वॉलेट वगैरह लेकर बाहर निकल आया और इशाल आंसू साफ करती किचन की तरफ बढ़ गई थी।
वक्त जैसा भी हो इसका काम होता है गुजरना। शराजी हाउस के लिए भी वक्त का रुका नहीं था, दिन पे दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। इस दौरान माही ने दिन रात एक कर दिया मॉल को दोबारा चलाने के लिए। वो और विशाल भी फ्लैट में ही रह रहे थे। फिलहाल इसने नुमान सिद्दीकी को छोड़कर अपना सारा ध्यान मॉल की तरफ लगाया था, लेकिन एक बंदा इसके पीछे छोड़ा हुआ था जो इसके पल पल की खबर देता था। माही ने पहले मॉल की मरम्मत करवाई और इस पर बहुत खर्चा हुआ था। इसके बाद मॉल को दोबारा स्टार्ट करना था, इसके लिए इसने डेबिट फाइनेंस का सहारा लिया था। मॉल की मार्केट में पहले गुडविल बहुत हाई थी, इसलिए मॉल के पहले रिकॉर्ड को देखते लोगों ने मॉल में इन्वेस्ट कर दिया था। इसकी मेहनत और लगन के नतीजे में मॉल आज फिर अपनी हालत में वापस आया था। आज मॉल की ओपनिंग सेरेमनी थी। आज माहिर बहुत खुश था कि इसने खुद से किया वादा पूरा किया था। इस वक्त सब सेरेमनी में मौजूद थे। आज मेरा फ़ख्र सर से बुलंद हो गया। अल्लाह तुम जैसा बेटा सबको दे। अल्ताफ़ साहब ने फ़र्द जज्बात से मखलूक होकर माहिर की पेशानी चूमते इसे गले लगाया था। मैं खुद से वादा किया था कि सब ख़राब मेरी वजह से हुआ तो ठीक भी मैं खुद करूँगा, और आप सबकी दुआओं से ये मुमकिन हो गया। माही ने मोहब्बत से कहा, बस कर दे भाई, कुछ थोड़ा सा प्यार इनका हमारे लिए भी छोड़ दे, हमें तो बस जूते ही मिलते हैं। इनसे अल्ताफ़ साहब ने इसे एक दफ़ा फिर गले लगाया तो हारून ने मुँह बनाकर कहा था, तुम लोगों ने कभी कोई ढंग का काम किया जो मैं तुम लोगों को शाबाशी दूँ? अल्ताफ़ साहब ने इसे घूरा था। लें बड़े पापा, आपके हर फैसले में ताबदरी से सर झुकाया हमने। आपने कहा निकाह का हमने बगैर चूचा किए आपके फैसले पर सर झुका दिया। हारून ने मासूम सा मुँह बनाते कहा था, कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने फैसले तुम लोगों से पे मुसल्लत नहीं करता। अभी भी टाइम है, कहते हो तो अलहदगी करवा देता हूँ। अल्ताफ़ साहब की बात पे हारून की हवा टाइट हुई थी। नहीं बड़े पापा, अब तो सब कुछ पता चल चुका है ना, अब आपकी इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने। हारून ने जल्दी से कहा था, अरे नहीं बेटा, अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्ताफ़ साहब ने कहा था। बड़े पापा खुद को फंसे देकर ऐसे बेचारगी से कहा तो सब हंस दिए। बच्चे जितने मर्जी बड़े हों, होशियार हो जाएं, बाप हमेशा बाप ही होते हैं। इसका कान पकड़कर अल्ताफ़ साहब ने कहा तो इसने ज़ोर शोर से सर हिलाया था। मेरी तौबा जो मैं आइंदा आपसे पंगा लूँ। इसने दूसरे कान को पकड़कर जिस अंदाज में कहा सबकी हंसी निकल गई थी। माहिर, अब बस करो, घर वापस आ जाओ। इन 4-5 महीनों में हमने तुम लोगों को बहुत याद किया, अब तो लोगों के मुंह भी बंद हो चुके हैं। अल्ताफ़ साहब की बात पर इसने शाल को देखा जो इसे ही देख कर रही थी। निगाह मिलने पर वह नज़रें झुका गई थी। जी बाबा, तकरीब के बाद हम आपके साथ शिराजी हाउस ही जाएंगे। माहिर की बात पर शाल ने झटके से सर उठा कर देखा जो इसे ही देखते मुस्कुरा रहा था। याहू, इसके कहने पर सारी पलटन ने नारा लगाया तो तकरीब में मौजूद सब लोगों ने इनकी तरफ देखा, फिर तकरीब को आगे बढ़ाया। अल्ताफ़ साहब और लिया साहब मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और नेक तमन्नाएँ दी, और इस दौरान माहिर को शाल की कहीं नज़र नहीं आई। इसने हर तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन इससे मायूसी हुई थी। अभी वो किसी से पूछता कि इसका फ़ोन बजा था। आगे से जो कहा गया वो अपनी जगह सागत हो गया था। इसके कुछ भी करने से पहले माहिर का फ़ोन फिर बजा था। इसने स्क्रीन सामने की तो नुमान सिद्दीकी का नंबर देखा। इसने जबड़े भेजे थे, कैसे हो माहिर शराजी, मुझे तुमसे इतनी बेपरवाही की उम्मीद ना थी कि मॉल के चक्कर में अपनी बीवी को भूल गया और इसी का मैंने फ़ायदा उठा लिया। कॉल यस करते ही आगे से नुमान सिद्दीकी ने अपनी मुकर्रर आवाज़ में कहा था, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं नुमान सिद्दीकी। माही ने बहन जी आवाज़ में कहा था, पहले पकड़ तो लो। इसने कहकर कॉल बंद कर दी। इसके कॉल बंद करते ही माही ने जल्दी से शाल की लोकेशन चेक की थी और अपने बंदे को कॉल करते जो इसने नुमान सिद्दीकी के पीछे छोड़ा था बाहर निकल गया, और इसे बाहर निकलते सबने देखा था, लेकिन जब तक हारून इसके पीछे आया वो गाड़ी से निकल चुका था। नुमान सिद्दीकी अपने कारनामे के बाद खुश था। इसे यही था कि वो शराजी ख़ानदान को बिल्कुल तबाह करने में कामयाब हो गया है, लेकिन कोई किसी का रिस्क छीनने पे कादिर नहीं। वो अल्लाह की ज़ात है जो जिसे चाहे अता कर दे, जिससे छीन ले। लेकिन इसकी ये खुशी खाक में तब मिल गई जब माहिर दोबारा से सब कुछ ठीक करने में कामयाब हो गया था। इसका नफ़रत और गुस्से से बुरा हाल हो गया था। तब इसने एक और चाल चलने का सोचा था। इस बार उसका निशाना इशाल थी और इसके लिए इसने मॉल की ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन का इंतखाब किया था, जब सब बिज़ी हों और इसको काम करने में कोई रुकावट ना आए। इसने वहाँ जाकर बच्चे को बुलाया था कि आंटी को बुला लो कि बाहर कोई आपको बुला रहा है, आपको चॉकलेट दूँगा, और शाल भी बगैर इससे और कि सब यहाँ मौजूद है तो इसे किसने बुलाना है, उठ के बाहर चली गई थी। बाहर जाकर इसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया तो कंधे उचकाकर वापस जाने लगी कि पीछे से नुमान सिद्दीकी ने रुमाल से इसके मुँह पर हाथ रखते इसे बेहोश किया था और उसे गाड़ी में डालते एक तंज़िया निगाह मॉल में डाली थी। नुमान सिद्दीकी को यकीन था कि इतनी जल्दी नहीं इसे माहिर ढूंढ सकेगा, इसलिए इसे कॉल करके इसकी हालत से मज़े से लेकर इसने कॉल बंद करके मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया था। वो शाल को लिए सीधा अपने फ्लैट आया था। इस फ्लैट का इसके माँ बाप को भी नहीं पता था, इसलिए वो बेफिक्र था। इसने शाल को रूम में लाकर बेड पर लिटाया। शाल अभी तक बेहोश थी। इसे देखते नुमान सिद्दीकी बाहर चला गया कि इसके होश में आने तक शराब से ही काम चला ले, क्योंकि इसे शाल की चीखें और मिन्नत समाज से सुन के ही सुकून मिलना था। वो इसके लिए इसका होश में आना ज़रूरी था।
इशाल जो अंदर आती होश में आ चुकी थी, इसने अपनी आंखें खोली थी। इस वक्त इसे समझदारी से काम लेना था। इसका कोई भी जज्बाती कदम इसकी इज्जत और जान का दुश्मन बन सकता था। 1 मिनट वैसे ही लेटे रहने के बाद वो उठी थी और आगे बढ़कर आस्तीकी से इसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया था। इस काम से फारिग होने के बाद इसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि इसे कोई चीज़ मिल जाए अपनी हिफाजत के लिए। इसके लिए इसे ज़्यादा दर्द ना करना पड़ा, क्योंकि सामने बेड के साइड टेबल पर वास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर इसकी आंखें चमकी थी। इसने वो उठाकर बेड की पांति के साथ रखा और खुद बेड पर बैठ गई और साथ ही आतल कुर्सी का विर्द करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ आई। शायद नहीं, यकीनन नुमान सिद्दीकी था। माहिर अभी तक आए क्यों नहीं? अल्लाह जी प्लीज़ इन्हें जल्दी भेज दें। इसने एक नज़र कलाई में बने ब्रेसलेट को देखते कांपते दिल के साथ कहा था। तुम्हें क्या लगता है ये लॉक तुम्हें बचा लेगा? ये गलतफहमी है तुम्हारी। नुमान सिद्दीकी ने बाहर से बेहंग कहकमा लगाते हुए कहा था। थोड़ी देर बाद क्लक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो शाल घबराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और दरवाजे पे खड़े नुमान सिद्दीकी को देखा, जो कमीनगी से इसे देख रहा था। बेबी कोई फ़ायदा नहीं है लॉक का। इशाल को देखते ही इसने लड़खड़ाते हुए फिर इस लड़खड़ाती चाल से वो शाल की तरफ बढ़ा था। इशाल ने एक नज़र इसे देखा और एक नज़र बेड के पास पड़े वॉस को, जबकि नुमान सिद्दीकी का ध्यान इस तरफ गया नहीं था। आप आ गए माहिर, मुझे पक्का यकीन था आप ज़रूर आएंगे। इशाल ने इसके पीछे देखते खुशी से कहा तो नुमान सिद्दीकी हैरत की ज़्यादती से पलटा था और यही एक लम्हा इशाल के लिए काफ़ी था। इसने वॉस उठाकर पूरी कुव्वत से नुमान सिद्दीकी के सर पर मारा था। वो चीखता हुआ दोनों हाथों से सर थामते नीचे बैठता चला गया था। इशाल बगैर देर के बाहर की तरफ भागी थी और दरवाजे से चाबियों का गुच्छा निकालना नहीं भूली थी। दाखिल दरवाजे के पास पहुंचकर इससे पहले वो लाल में लॉक में चाबी लगाती गोली चलने की आवाज़ के साथ लॉक टूट गया था। इशाल चीख मार के पीछे हुई थी। माहिर गुस्से से गाड़ी से लेकर वहां से निकल आया और साथ ही इसने कॉल करके अपने आदमी को पुलिस लेकर पहुंचने का कहा था। और वो अभी शख्स को मज़ीद चोट नहीं देना चाहता था। इससे लोकेशन तो मिल चुकी थी शाल की। इससे जितनी तेज़ गाड़ी चल सकती थी वो चला रहा था। इसका दिल कर रहा था कि उड़ के पहुंच जाए शाल के पास। इसके दिमाग में कई वसवसे इसके दिमाग में आ रहे थे, जिन्हें बार बार वो झुठला रहा था। अपने मतलूबा एड्रेस पहुंचते ही गाड़ी पार्क करते वक्त वो लिफ्ट की तरफ भागा था और साथ साथ लोकेशन भी देख रहा था। एक फ्लैट के सामने इसने जाकर ब्रेक लगाई थी। यही इसकी मतलूबा जगह थी। मोबाइल जेब में रखते इसने पैड में अरसा रिवाल्वर निकाला, जो हमेशा की तरह इसकी गाड़ी में होता था। गाड़ी से निकलते वो उठा चुका था। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि एक लॉक था। माहिर ने बगैर वक्त ज़ाया किए लॉक पे फायर किया था। एक जल के खुल गया था। गोली चलते एक नस्वानी चीख भी गूंजी थी, जिसे सुनकर एक लम्हा माहिर की धड़कन बदम हुई थी। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल तो सामने ही इशाल अपने कानों पर हाथ जमाए आंखें नीचे खड़ी थी। अशी प्लीज़ अशी, माहिर ने बेसख्ती से पुकारा था। इसकी आवाज़ पे इशाल ने झट से आंखें खोलते इसे देखा था। एक दो लम्हा बेयकीनी में गुजरा इसका। फिर जब इसे यकीन आ गया कि वो वाकई सामने माहिर खड़ा तो रोते हुए इसके सीने से लगी थी। माहिर ने भी सख्ती से इसे गिर्द अपने बाजू का हिसार खींचा था। आप ठीक है ना? थोड़ी देर बाद माहिर ने इसे पीछे करते हाथों के प्याले में इसका चेहरा भरते पूछा तो इशाल ने इस बात में सर हिलाया, उसे अपना कारनामा बताया तो माहिर ने फ़ख्र और खुशी से देखा था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसके हाथ पकड़ के इसने फर्द जज्बात से कहा, फिर इसे साथ लगाया इसके कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ नुमान सिद्दीकी जो अभी थोड़ा संभल के बाहर जाने का ही लगा था, सामने से आते माहिर को देखकर इसका रंग उड़ा था। कमरे में आते ही माहिर ने इशाल को छोड़ते 2 थप्पड़ नुमान सिद्दीकी के मुंह पे मारे थे, जो पहले से ही जख्मी था। इसे थप्पड़ बर्दाश्त न करते हुए ज़मीन पे गिरा था। तुमने हमेशा बहुत ओछे तंगे इस्तेमाल किए हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। अगर मर्द होते तो सामने से मुकाबला करते, ना कि पीछे से वार करते। माहिर ने इसके बालों को पकड़ते इसका सर ऊंचा किया था। तुम्हें बहुत पहले सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मसरूफियात की वजह बच गए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बहुत लड़कियों की इज्जत ख़राब की है तुमने। इन सब का बदला भी मैं तुमसे लूँगा। पुलिस मोबाइल की आवाज़ सुनते ही माई ने सख्त आवाज़ में कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस इस फ्लैट में मौजूद थी। माई ने इसके हवाले किया था। कोशिश करना ये किसी इनकाउंटर में मारा जाए, ताकि फिर किसी की जान और इज्जत को नुकसान ना पहुंचा सके। इसने इंस्पेक्टर से कहा, जो इसके जानने वाला था। इसकी इस बात पर इसने सर हिलाया और नुमान सिद्दीकी को लेते वहाँ से चला गया। इनके जाते ही माहिर भी इशाल को लिए घर की तरफ रवाना हुआ, साथ ही मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो न जाने कब से बज रहा था। वो घर पहुंचे तो सब इनके इंतज़ार में ही बैठे थे। माहिर के निकलते सब ने इशाल को सब जगह देखा, लेकिन वो भी नहीं मिल रही थी। सब ने माहिर को कॉल्स की, लेकिन इसने पिक नहीं की थी। बस हारून को ये मैसेज कर दिया कि इशाल इसके साथ है, वो सब घर चले जाएं। वहाँ से आने के बाद वो इनके इंतज़ार में आधे हो गए थे और वो थे कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अल्ताफ़ साहब का पारा हाई हो चुका था। इन्हें आते देखकर वो गुस्से से उठे थे, लेकिन इशाल के रोए चेहरे को देखकर इनके समेत सब चौंके थे। इशाल बच्चे क्या हुआ तुम रोई हो? इशाल को अपने साथ लगाते
उन्होंने परेशानी से पूछा। तो इशाल एक दफ़ा फिर रो दी थी। इसे अभी यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गई है। अल्लाह ने इसकी इज़्ज़त और जान बचा ली थी। इशाल, बच्चे बताओ ना सही हुआ क्या है? इस नालायक ने तो नहीं कुछ कहा। इससे पूछते उन्होंने माहिर को घूरा था, जबकि तीनों लड़के इन्हें देखकर रह गए थे। जो तकरीब में तो इसके वारे न्यारे हो रहे थे, अब फिर इससे नालायक कह रहे थे। इशाल की बजाय माही ने इन्हें मुख्तसर करके सारी हकीकत बताई तो सब एक लम्हे के लिए अपनी अपनी जगह फ्रीज हुए थे। दिल तो कर रहा था नुमान सिद्दीकी को ज़मीन में गाड़ दूँ। हारून ने गुस्से से कहा था, बस सुकून में रहो तुम। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए जिसने हमारी बेटी की हिफाजत की। अल्ताफ़ साहब ने अपने साथ लगी इशाल का सर चूमते कहा तो सब ने इनकी बात से इत्तेफाक किया था। बाबा, इस टेंशन वाले माहौल को बदलने के लिए क्यों ना कोई फंक्शन करें। माहिर ने लाइबा को एक नज़र देखते कहा तो सब ने इसे सवालिया नज़रों से देखा था। क्यों ना हम तीनों की भी शादी कर दें। आप अशिया आप भी बिजी होकर इस ट्रेजिडी को भूल जाएंगी। माहिर कहकर 2 कदम पीछे हटा था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था शादी के लड्डू की जगह अल्ताफ़ साहब का जूता पड़ जाता सबके सामने। हो तो तुम रुखसती चाहते हो, लेकिन तुम दोनों करते क्या हो सिवाय मुफ्ता तोड़ने के? अल्ताफ़ साहब ने तीनों को देखते तंज किया था। बड़े पापा, हम भी अब माहिर के साथ ऑफिस जाया करेंगे, हारून ने तेज़ी से कहा था। सही, लेकिन मैं पहले अपने बेटियों से पूछ लूँ। इनकी बात पे तीनों के मुंह बने थे, यानी इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। हाँ तो तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं ना? अल्ताफ़ साहब ने इन तीनों से पूछा तो उन्होंने ये कहकर जैसे आपकी मर्ज़ी बात ही ख़त्म कर दी थी। चलो, लड़कियों ने रज़ामंदी दे दी है, ये अब करते हैं तुम लोगों का भी कुछ, लेकिन इससे पहले तुम तीनों तीनों मुझे ऑफिस जाते नज़र आओ। उन्होंने कहा तो इन तीनों के ज़ोरों शोर से सरेना पे सबने कहकमा लगाया था। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद सब उठ के अपने कमरों में चले गए। माहिर और इशाल भी अपने कमरे में आते बगैर चेंज के लेट गए थे, क्योंकि इनका सारा सामान अभी फ्लैट में ही पड़ा था। माहिर ने गर्दन मुड़कर इशाल को देखा, जो ना जाने छत पे क्या देख रही थी। विशाल, क्या सोच रही हैं? माहिर ने इसे अपने साथ में लेते हुए पूछा। मैं सोच रही अगर आप ना आते या मैं वो कदम ना उठाती तो क्या होता? विशाल ने खोए खोए लहजे में कहा था। तो भी कुछ ना होता, क्योंकि अल्लाह आपके साथ था। मुझे वहाँ तो पहुँच कर कुछ करना ही ना पड़ा। आप सब कुछ कर चुकी थी और जानती सब करने की ताकत अल्लाह ने दी है आपको, इसलिए ज़्यादा मत सोचें। बस इस ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने आपको महफूज रखा। माहिर की बातें इशाल ने सर हिला के आँखें मूंद दी थी। वैसे इशाल, अगर आप चाहें तो आप दोबारा मुझे तुम कह सकती हो। इसका ध्यान हटाने के लिए माहिर ने शरारत से कहा था। नहीं, अब आप कहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए यही ठीक है। इशाल ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा था। इशाल, एक बात पूछूं? माही ने इसे देखते संजीदगी से पूछा तो इशाल ने सर हिलाया था। क्या आपको अभी भी क्या आपको अभी तक मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? इशाल, जो कि इसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी, एकदम रुकी और नजर उठाकर माहिर को देखा जो इसे देख रहा था। मैं हमेशा आपको एक दोस्त और छोटा भाई समझा था, जो अमूमन हर कज़न एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, मुझे शौक लगा था और मेरा हाथ भी उठ गया था। वो उसकी शर्ट पर नज़रें जमाए बोल रही थी। माहिर खामोशी से सुन रहा था। फिर जो रिश्ता आया था इसके लिए मैं बाबा को हाँ करती और उसके बाद आपने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने अपना दोस्त खो दिया। फिर इस दिन के बाद सब कह रहे थे कि आप और मेरा रोक तो लेकर नहीं बैठ सकते। तब मुझे हैरत हुई थी शायद शदीद, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरा दोस्त है। फिर जब शादी वाले दिन बारात ना आई कि दूल्हा गायब है, मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था इसके पीछे आपका हाथ है। आखिरी बात कहते इसने एक नज़र माहिर को देखा और फिर नज़रें झुका कर लिए। फिर शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे एहसास बदलने लगे। शायद निके के दो बोलों का असर था, लेकिन फिर इस दिन इन औरतों की बातों ने मुझे तकलीफ दी। उन्होंने मुझे सख्त कदम कहा था, मेरी वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया था। इनका गुस्सा आप पे निकलना और गुस्से में तलाक की बात कह दी, लेकिन इसके बाद आपने इसकी कड़ी सज़ा दी मुझे और सबसे जुदा कर दिया मुझे। कहते कहते वो रो दी। मैंने सज़ा नहीं दी थी भोली मलका, इसलिए कि आपको लेकर फ्लैट में शिफ्ट हुआ था कि फिर आपको कोई कुछ कह ना सके और फिर आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि तब रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। और दूसरी बात, वो फ्लैट मॉल के नज़दीक थी, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था ताकि पूरी तरह अपने काम पे तवज्जो दे सकूँ। और मज़ीद ये कि आप हमेशा ये याद रखें कि दोबारा आपने ये बात मुँह से नहीं निकालनी। माही ने इसके आंसू साफ करते से तफसील बताई थी। वैसे मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है कि आपको मुझसे मोहब्बत हुई या नहीं? माही ने मसनूई संजीदगी से पूछा था। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो यहाँ आपके पास झक मार रही हूँ। इशाल ने गुस्से से कहा तो माहिर हंस दिया था। नहीं, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। माही ने गंभीर आवाज़ में कहा तो इशाल की पलकें लरज़ी थी। नहीं ना, लड़कियाँ इज़हार करती हुई अच्छी नहीं लगती, इशाल ने काँपती आवाज़ में कहा तो माहिर एक दफ़ा फिर हंस दिया। चलो मैं चलता हूँ, अब जवाब दे देना। आई लव यू, इसकी लदरती पलकों को छूते हुए से धीमे से कहा। आई लव यू टू, इशाल जल्दी से कहते इसके सीने में मुँह छिपा गई थी। इसकी सदा पे माहिर ने हंसते हुए इसे खुद में भेजा था। दिन तेज़ी से गुजरते गए और आज दिनों की रुखसती प्लस रिसेप्शन था। बकौल अल्ताफ़ साहब निकाह का तो पहले ही हो चुका था और इस दिन भी फंक्शन ही था, इसलिए इसे बारात ही समझा जाए। अब रुखसती प्लस वलीमा दोनों ही इकट्ठे थे। इस वक्त तीनों कपल स्टेज पर बैठे हुए थे और लड़कों की खुशी तो संभाले नहीं समझ रही थी, लेकिन बड़ों का लिहाज के खुल के खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। आज तो शक्लों पर बड़ा नूर बरस रहा है। इशाल और माहिर भी स्टेज पे थे। माहिर ने तीनों लड़कों से कहा, हाँ जी बस देख लो। हारून ने इतराते हुए कहा, जी नहीं, जो दो
जी नहीं, जो 3 घंटे सैलून में लगा कर आए ना, इनका कमाल है। विशाल ने कहा तो स्टेज पे मौजूद सबका कहकमा बेसाख्ता सिवाय दुल्हों के। चूहिया तुम देखना, तुमसे तो मैं गिन-गिन के बदले लूँगा। हारून ने दाँत पीस कर कहा था। क्या कह रहे हो ज़रा दोबारा बोलना, अल्ताफ़ साहब ने वहाँ आते इसकी बात सुनकर कहा था। वो बड़े बाबा मैं कह रहा था देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हारून ने तेज़ी से कहा तो उसकी शक्ल पे उड़ती हवाइयों को देखकर सब बमुश्किल अपने कहकमे को ज़ब्त कर रहे थे। अच्छा यही तुम्हारे लिए बेहतर है बरखुदा, वरना तुम तो जानते हो मुझे। इसे वार्निंग देकर अल्ताफ़ साहब वहाँ से चले गए थे तो हारून ने कब से रुका अपना सांस बहाल किया और बाकी सब अपने कहक में लगाए थे। बेचारा बच्चा, शक्ल तो देखो कैसी हो रही है। माहिर ने इसको देख के तंज किया तो हारून दांत पीस के रह गया था। चूहिया तुम देखना, कभी ना कभी तो तुम मानोगी मैं तुमसे अपने सारे बदले ले लिए थे। इसके कान के पास झुकते हारून ने दांत पीसते कहा तो निशान ने सर झटका था। चश्मिश तुम ज़बान कहीं गिरवी तो नहीं रखाई हो। माहिर ने भी बस सरगोशी की थी, वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। अभी इसके सामने तो हारून की अच्छी खासी हुई थी जो जो जवाब में लाइबा कुछ बोली नहीं, बस अपने लंबे लंबे नाखून से इसके बाजू पे जोर से चुटकी भर काटी थी। माहिर ने बाजू से लाते उसे घूरा था। माहिर भाई की गुड़िया आज बहुत चुपचाप है, खैर है। जारून ने अलाया को कहा था। माहिर भाई, वो इसे जवाब देने के बजाय माहिर को आवाज़ देने लगी तो जारून ने जल्दी से इसके मुँह पे हाथ रखा था। जितनी वो लाडली माहिर की थी, मुमकिन था वो जारून को स्टेज पर दूल्हा बने जूते खाने पड़ जाते। माहिर से वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, जिसे देखो इनकी ही हमायत कर रहा होता है। इसके मुंह से हाथ हटाते ज़रूर ने बड़बड़ाया था, जबकि अलाया ने इसे देखते ही अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जिसे देखकर वो मजीद तपा था। चलो खड़े हो जाओ, अपने सड़े हुए मुंह से लेकर एक सेल्फी लेते हैं। माहिर ने कहा तो सब इसे घूरते खड़े हो गए। अपोजिशन सीट की थी, सबसे आगे माहिर था, इसके साथ इशाल, फिर हारून, इसके साथ मिशाल, फिर माहिर, लाइबा और आखिर में ज़रून और अलाया थे। माहिर ने अपना मोबाइल वाला हाथ ऊपर किया और इस हसीन पल को अपने मोबाइल में कैद किया था। 6 साल बाद इशल बात सुने, बहुत बदतमीज़ हो गई हैं आप। इशाल अपनी 5 साला बेटी के पीछे दौड़ रही थी, दूध का गिलास लेकर। नो मॉम, डैड कहते हैं मॉम की बातों पे ध्यान ना दिया करो, वो तो बस ऐਵੇਂ ही बोलती रहती हैं। इशल ने कहा तो इशाल का पारा हाई हुआ था। तुम और तुम्हारे डैड दिल करता दोनों को कहीं फेंक आऊँ। इशाल ने इसे घूरते हुए कहा था। हाँ हाँ अम्मा, ये घर इशल का है, इसलिए आप इसे और इसके डैड को नहीं निकाल सकती, इशल ने कहा तो इशाल जूता उतारते इसकी तरफ बढ़ी और उसे चढ़ाती वहाँ से भाग गई थी, जबकि इशाल वहीं गिलास टेबल पर रख कर बैठ गई। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? वो चारों अभी ऑफिस से आए थे। आगे से सर हाथों थामे बैठकर हाइन ने पूछा था। वो जो आपकी आफत है, आप इसे खुद संभालें, नहीं तो किसी दिन मुझसे बहुत बुरी तरह मार खाएगी। इशाले से देखते ही वो शुरू हो गई थी। कुछ नहीं होता, बच्ची है अभी, माही ने तसल्ली दी थी। हाँ यही कह कहकर इसे बिगाड़ दें आप, इशाल ने गुस्से से कहा। अभी वो कुछ मजीद कहती मिशाल की चीख पर सब अंदर भागे थे। क्या हुआ, हारून ने पूछा तो इसने सामने इशारा किया जहाँ शाजिर को सामने बैठे इशल इसे मेकअप कर रही थी और इसकी शक्ल ऐसी बनाई हुई थी कि इसे देखकर कोई भी डर जाता। इशल ये क्या हो रहा है? इशाल धाड़ी थी। कुछ नहीं मामा, बस अपने गुड्डे को मेकअप कर रही हूँ, इसने अपने काम में मगन लापरवाही से कहा था। निशाल भी तो है ना, कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है, आप पता नहीं किस पे चली गई हो। इशाल ने इसके सामने से शाजिर को उठाते लाइबा और माहिर की बेटी का हवाला दिया था। मामा मेरा गुड्डा वापस कर दें, इशाल ने गुस्से से कहा था। हाँ, ताकि जो इसकी थोड़ी शक्ल नजर आ रही वो भी ना आए। इशाल ने इसे घुरते कहा तो वो रोने लगी। इसके रोने पे शाजिर अपना हाथ इशाल से छुड़वाते इशाल के पास जा खड़ा हुआ था। रो नहीं, ये मैं खड़ा हूँ, कर लो जो करना है, इसके आंसू साफ करते शाजिर ने संजीदगी से कहा, जबकि बाकी सब हैरत से इन्हें देख रहे थे। चलो जी, मुझे तो मेरा दामाद मिल गया है। माहिर ने इन्हें देखा हंसते हुए कहा तो अब की बार इशाल ने माहिर को घूरा था। ये नहीं, इसे मना कर दो, खुद फजूल हाँके जा रहे हैं, इशाल ने दांत पीसते कहा था। लो भाई हारून, पहले हमारे 4 रिश्ते थे, मुस्तकिल में शायद 5 भी हो सकते हैं। इशाल की बात को इग्नोर करते इसने हारून से कहा, जिस पर इशाल बस इसे तासुब से देख कर रह गई थी। इन 6 सालों में काफ़ी बदल चुका था। अल्ताफ़ और इलियास ऑफिस जाना छोड़ चुके थे, वो चारों ही ऑफिस संभाल रहे थे। वो दोनों कभी कभी चक्कर लगा कर आते थे। माहिर और इशाल की 5 साला एक बेटी थी। इशल माहिर शराजी जो कि पूरे घर की जान थी और उसकी जान इसके गुड्डे में थी। हारून और मिशाल का 4 साल का बेटा शाजिद शराजी था, जो कि शराजी हाउस में किसी पर नहीं गया था। अभी से वो हद से ज़्यादा संजीदा था, सिर्फ और सिर्फ इशल के लिए हंसता था और उसे रोते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माहिर और लाइबा की भी 3 साल की एक बेटी निशाल माहिर शराजी थी, जो कि इंतहाई शरीफ और मासूम थी, जबकि जारून और लाया का अभी तक कोई बेबी नहीं था। जल्दी इसकी आमद मुतवक्का थी। इसी दौरान नुमान सिद्दीकी जेल से भागने की कोशिश में मारा जा चुका था। सिद्दीकी साहब ने इसकी बेल करवाने की बहुत कोशिश की थी और इनकी हर कोशिश को माही ने ज़ाया कर दिया था। जब इसने देखा इसके बाप से कुछ नहीं हो रहा तो कोर्ट के बाहर इसने भागने की कोशिश की। तब इसे रोकने के लिए फायरिंग की, नतीजे में इसे सर में 2 गोलियां लगी और वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गया था। इसकी मौत का सुनकर सबको अफसोस हुआ था, लेकिन वो भी क्या करते, इंसान के अमाल ही होते जिनके सामने आ जाते हैं। शराजी हाउस में एक दफ़ा फिर हर दफ़ा खुशियाँ छाई हुई थी। ये रब का फरमान है कि अगर बंदा इसका शुक्रगुजार रहता है हर हाल में, तो रब पहले से बढ़कर इसे नवाजता है और रब ने शराजी हाउस को पहले से बढ़कर नवाजा था।